प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कल रात उसके रिटायरमेंट के ऑनर में एक पार्टी थी। लोग ग्लास चीयर्स कर रहे थे। उसे लगता है कि उसका सिर्फ बी रैंक था, इसलिए ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए। फिर भी कुछ फ्रेंड्स आए थे। उन्होंने उसे गिफ्ट्स दिए, सबने ड्रिंक की। वो और उसके 3 गेस्ट्स टेबल पर बैठे बात कर रहे थे। वो सोचता है कि 20 साल की हार्डवर्क से जो पैसा उसने कमाया था और जो प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, सब कुछ उसके पास ही था। उसके सामने पेपर बुक पड़ी थी। बाहर ब्लू स्काई थी, क्लाउड्स थे और सिटी बिल्डिंग्स के बैकड्रॉप के साथ सब कुछ शांत लग रहा था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब बस अपने लास्ट डेज पीस में स्पेंड करने बाकी हैं। वो आंखें खोलता है और बोलता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। वो बेड से उठकर अपना टॉर्सो ऊपर करता है। उसके पास एक चेयर और बैकपैक रखा होता है। वो अपना सर पकड़ता है और कहता है कि वो उस स्टूडेंट डॉर्मिटरी में उठ गया है जहां वो 20 साल पहले रहता था। वो फोन ऑन करता है और पूछता है, अभी ईयर क्या है? फोन देखते ही वो हैरान हो जाता है। स्क्रीन पर 2018 लिखा होता है। वो फोन को दीवार पर फेंक देता है और बोलता है, ये सब एक मजाक होना चाहिए। वो अपनी बाहें दोनों तरफ फैला देता है और जोर से बोलता है, मैं इस टाइम पर वापस क्यों आया जब मेरी केयर फ्री लाइफ शुरू ही हुई थी? 3 साल बाद वाली लाइफ याद आते ही वो अपना सर पकड़ता है और पूछता है, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? वो ऊपर देखकर चिल्लाता है, मैंने क्या गलत किया? तभी उसकी नजर अपनी हाथ की घड़ी पर पड़ती है। वो कहता है, रुक, ये तो वही वॉच है जो जून कोल ने मुझे दी थी। वो सोचता है कि वो अभी तक इसे पहने क्यों हुआ है। उसे याद आता है एक सफेद बालों वाला आदमी जो उससे पूछ रहा था कि क्या उसे पता है ये कितनी रेयर होती हैं, और ये भी कि रूमर्स है कि ये बायरन कॉन्टिनेंट के लेजेंडरी म्यूजिशियन टियाला का रेलिक है। प्रोटैगनिस्ट अपनी वॉच को देखता रहता है और सोचता है, क्या ऐसी वॉच ने मुझे वापस भेजा? क्योंकि कल रात सोने से पहले वो इसे घुमाकर ध्यान से देख रहा था। तभी उसके डोर पर जोर से नॉक होता है। बाहर से आवाज आती है, इतना शोर क्यों मचा रहा है? फिर वही आवाज डिमांड करती है कि वो बाहर आए। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ बेल्ट पर रखता है और गहरी सांस लेता है। वो सोचता है कि बिल्कुल उसके बगल में एक बेवकूफ रहता था, जो इस हॉस्टल का ओनर का बेटा है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे यहीं का बॉस हो। उसे याद आता है कैसे वो बेड पर लेटा रहता था, सर पिलो से ढक के, और सोचता था कि ये आदमी हर रात कैरियोके पार्टी और ड्रिंकिंग पार्टी करता है और फिर सुबह आकर उससे पैसे झाड़ता है, जब वो पूरी तरह से जागा भी नहीं होता। फिर उसे याद आता है लेदर जैकेट पहने एक आदमी का सीन जो उसके सामने खड़ा होता था और हाथ में पैसा पकड़ के घूर रहा होता था। दरवाजे के पीछे खड़ा आदमी जोर जोर से बोलता है कि क्या वो सच में प्रिटेंड करेगा कि वो घर पर नहीं है। फिर बोलता है कि वो दरवाजा तोड़ देगा। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर गुस्से से भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो सोचता है कि सिर्फ उसकी सोच ही उसे गुस्सा दिला देती है। वो दरवाजा खोलता है। पड़ोसी पूछता है, इतनी देर क्यों लगाई? वो प्रोटैगनिस्ट को देखकर मुस्कुराता है। फिर पूछता है, क्या उसे ये फनी लग रहा है? प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये बदमाश काफी हाई क्वालिटी कपड़े पहने हुए है। उसकी जैकेट मॉन्स्टर स्किन से बनी होती है। विलेन अपना हाथ सर के पीछे ले जाता है और बोलता है कि इतना शोर साइकोलॉजिकली बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वो अपनी आंखें साइड में घुमाता है और कहता है कि वो पुलिस बुलाने का सोच रहा था, लेकिन वो इतने यंग लड़के की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। फिर वो बोलता है कि अगर उसे कॉम्पनसेशन के तौर पर पैसा दे दिया जाए तो वो इस बिहेवियर को इग्नोर कर देगा। वो वॉच की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि ये वॉच बिल्कुल उतनी ही कीमत की है जितनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा सावधान हो जाता है। वो विलन का हाथ जोर से झटक देता है। फिर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और सीधा उसके सर पर मारता है। विलन के नाक पर चोट लगती है और वो पीछे गिरता है। प्रोटैगनिस्ट उसे सर से पकड़ता है और उसका सर अपने घुटने पर जोर से मारता है। वो पूछता है, इतना बड़ा आदमी होके भी तुम कमजोर लोगों को लूटना क्यों नहीं छोड़ते? विलेन जमीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी जैकेट पहनता है और कहता है, ये उस सब का बदला लेने के लिए काफी नहीं है जो तुमने मुझसे छीना था, लेकिन चलो, आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूं। वो लेदर जैकेट पहनता है। बदमाश कांपने लगता है और बोलता है कि यही उसके लिए काफी है। प्रोटैगनिस्ट बैकपैक पहनता है और कहता है कि वो यहां से शिफ्ट हो रहा है। वो सड़क पर चलते हुए सोचता है कि पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे 2018 में वापस क्यों भेजा गया, लेकिन इसी टाइम पर एक कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो जाग उठा था। वो कहता है कि तब उसके घुटने में चोट लग गई थी जो पूरी जिंदगी दर्द देती रही, और अब सोचकर अच्छा लगता है कि वो दर्द अब नहीं है। उसके शरीर से ब्लू एनर्जी की धारें निकलने लगती हैं। वो सोचता है कि अब जागने का टाइम आ गया है। वो बोलता है कि 20 साल तक माना कंट्रोल किया है, इसलिए ये मुश्किल नहीं होगा।
ब्लू लाइंस उसके शरीर पर दिखने लगती हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को देखता है जो मुट्ठी बना हुआ है। वो सोचता है कि वो ठीक से खाता नहीं था और उसके शरीर में मसल मास की कमी थी। वो हैरान होता है कि ऐसे शरीर के साथ वो काम पर कैसे जाता था। वो अपना पेट पकड़ता है और बोलता है कि मुझे पहले कुछ खाना चाहिए। वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ देखता है और कहता है कि चाहे जितना भी देखो, हर जगह बस कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है। वो एक्सकवेटर की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है। वो सोचता है कि तब सब क्लियर हो गया था कि कैसे किसी ने नोटिस नहीं किया जब छोटा सा गेट खुला। मॉन्स्टर्स के अचानक आने की वजह से बहुत लोग यहां मरे थे। तभी अचानक कोई जोर से चिल्लाता है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सड़क के बीच एक पोर्टल खुल गया है। लोग भागते हुए आ रहे हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे हैं कि मॉन्स्टर्स आ गए हैं और पुलिस को कॉल करो। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि गेट अचानक खुल गया है। एक स्पेकल्ड रेड रंग का वाइल्ड डॉग गेट से बाहर कूदता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसके तेज दांत होते हैं और जो पैक में रहता है। एक सफेद बालों वाला आदमी प्रोटैगनिस्ट के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि यहां से भाग जाओ। एक ब्राउन हेड आदमी चेहरे पर चिंता के साथ जोर से पूछता है कि एसओए यहां है क्या, और बोलता है कि उसका डैड यहीं है। प्रोटैगनिस्ट बैकपैक उतार देता है और गहरी सांस लेता है। वो सोचता है कि वो एक घिनौने मोमेंट में वापस आ गया है। वो देखता है लोग कंस्ट्रक्शन साइट से भाग रहे हैं और सोचता है कि वेपन्स कहां से मिले। तभी उसकी नजर एक टायर आयरन पर पड़ती है। वो सोचता है बस वही है। वो जल्दी से क्रोबार उठाता है, एक जंप लगाता है और गेट की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी उसका ध्यान एक लड़की की चीख पर जाता है। 3 वाइल्ड डॉग्स उस लड़की को घेर लेते हैं जो अपने डैड को बुला रही होती है। उनमें से एक मॉन्स्टर लड़की पर झपटता है। उसी पल प्रोटैगनिस्ट लड़की को कॉलर से पकड़ता है और उसे पीछे खींच लेता है। वो मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होता है और अपने पीछे खड़ी छोटी लड़की से कहता है कि अपने डैड के पास भाग जाओ। लड़की पीछे भाग जाती है। 2 डॉग सीधा प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ते हैं। वो तुरंत एनिमीज की तरफ मूव करता है। वो क्रोबार से एक डॉग पर हमला करता है। क्रोबार सीधा एक डॉग के चेहरे पर लगता है। प्रोटैगनिस्ट क्रोबार को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो एक लो किक मारता है और मॉन्स्टर के नीचे वाले हिस्से पर हिट करता है। वो अपने टायर आयरन को और जोर से पकड़ लेता है और डॉग के सर पर सीधा वार करता है। वो तेज आवाज में चीखता है, चेहरे पर डरावनी एक्सप्रेशन होती है और दोबारा डॉग पर हिट करता है। इस हिट के बाद डॉग काफी दूर जाकर गिरता है। तभी प्रोटैगनिस्ट रुक जाता है क्योंकि उसके पेट से जोर से आवाज आती है। वो मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होकर बोलता है कि उसे भूख लगी है। फिर वो सोचता है कि यहाँ इतने सारे क्यों हैं। मॉन्स्टर्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं जब प्रोटैगनिस्ट उनसे बात करना शुरू करता है। प्रोटैगनिस्ट चेहरे पर भूख वाली लुक के साथ बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स काफी मोटे हैं और देखने में काफी डिलीशियस लग रहे हैं। मॉन्स्टर्स के चेहरों पर डर आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे याद है उसने पहले भी इनका मीट खाया था और वो काफी टेस्टी था। उसे एक पॉट याद आता है जिसमें वेजिटेबल्स और मीट भरा होता था। मेन्यू स्ट्यू स्पेकल्ड रेड वाइल्ड डॉग मीट के साथ। वो क्रोबार को और जोर से भींचता है और सोचता है कि ज्यादा भूख लगने से इन्हें और तेज खत्म किया जा सकता है। वो वाइड मोशन में अटैक्स करता है और 2 वुल्फ्स को एक साथ हिट करता है। वो सोचता है कि चाहे वो 20 साल यंगर हो, इस एज में उसके पास 40 साल वाली एबिलिटीज नहीं है। एक मॉन्स्टर प्रोटैगनिस्ट पर झपटता है। वो सोचता है कि उसके घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं है। वो जंप करता है और डॉग के पीछे लैंड होता है। प्रोटैगनिस्ट एक वाइल्ड डॉग के सर पर किक मारता है। वो तुरंत दूसरे डॉग से दूर भागता है। डॉग उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट साइड में हट जाता है। वो सोचता है कि इनका कोई एंड ही नहीं है और सिर्फ एक नेल पुलर से सबको हैंडल करना मुश्किल है। तब वो अपनी वॉच को मुट्ठी में भींच लेता है। वो वॉच से एक सॉलिड स्ट्राइक मारता है और डॉग के सर पर हिट करता है। वो वॉच को देखकर सोचता है कि ये वॉच काफी ड्यूरेबल है। डॉग से घिरा हुआ वो अंदाजा लगाता है कि अभी लगभग 10 बचे हैं। तभी पुलिस प्रोटैगनिस्ट के पीछे आती है और उसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहती है। प्रोटैगनिस्ट दांत खींचता है और सोचता है कि फाइनली आ गए। वो नोटिस करता है कि उसकी जैकेट का स्लीव फट चुका है। चेहरे पर थोड़ी फ्रस्ट्रेट वाली लुक के साथ बोलता है कि पहली बार पहनी और फट गई। एक पुलिसमैन पीछे से आता है और माफी मांगता है। उसके हाथ में पेन और नोटबुक होती है और चेहरे पर स्माइल होती है। वो प्रोटैगनिस्ट को थैंक्स बोलता है लोगों को बचाने के लिए। फिर पूछता है कि क्या वो अपना नाम और वर्क प्लेस बता सकता है ताकि रिवॉर्ड भेजा जा सके। प्रोटैगनिस्ट अपना नाम बताता है लिमदीन और कहता है कि वो अभी कहीं एम्प्लॉयड नहीं है। पुलिसमैन नाम लिख लेता है। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ गर्दन पर रखता है और थोड़ी स्माइल के साथ बोलता है कि वो अभी तक सुपरमैन के रूप में रजिस्टर भी नहीं हुआ है और वो सिर्फ कुछ घंटे पहले ही जागा है। वो पुलिसमैन से नोटबुक और पेन ले लेता है और पूछता है कि क्या रिवॉर्ड लेने का कोई और तरीका है क्या। फिर अपना नंबर और आई बैंड देने का ऑफर करता है। पुलिसमैन उसे मदद के लिए थैंक्स बोलता है। खुश प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि काम उसका वेट कर रहे हैं।
पुलिसमैन हाथ बढ़ाता है और भागते हुए प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए चिल्लाता है कि अभी क्वेश्चनिंग बाकी है। प्रोटैगनिस्ट दौड़ता हुआ सोचता है कि नाम और नंबर काफी हैं कांटेक्ट के लिए। एक आदमी और लड़की फोन के साथ बोलते हैं कि उन्हें एक नया अवेकेंट मिल गया है और वो लगभग 20 साल का है। प्रोटैगनिस्ट बैकपैक की स्ट्रैप पकड़े हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चलता रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कोई फोन पर मैसेज टाइप कर रहा होता है। वेटर प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि ये उसकी बीफ सूप है। टेबल पर सूप का बोल होता है, वेजिटेबल्स की प्लेट होती है और साइड में एक छोटा सा सॉसर होता है। प्रोटैगनिस्ट स्पून से सूप उठाता है और खाता है। स्पून मुंह में डालते ही सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि ये काफी टेस्टी है। तब उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो सोचता है कि क्या इतनी जल्दी कोई कॉल कर रहा है, फिर नोटिस करता है कि वाकई मैसेजेस आ रहे हैं। वो फोन उठाता है और सोचता है कि अब सब सुपर ह्यूमंस को हायर करना चाहते हैं और उन्होंने देखा भी है कि वो कितना अच्छा फाइट करता है रीसेंट अवेकनिंग के बावजूद। वो देखता है कि उसके फोन पर 98 मैसेजेस आ चुके हैं। वो सोचता है कि अगर अभी 2018 है तो पिछले गेट के बाद 2 साल हो चुके हैं। उसके दिमाग में एक डार्क इमेज आती है एक सोल्जर की असॉल्ट राइफल के साथ। वो सोचता है कि इसी टाइम से माना और स्पेशल स्किल्स वाले लोग पुलिस और आर्मी को रिप्लेस करने लगे थे। फिर उसके दिमाग में एक ऑफिसर सल्यूट करता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि जब भी नया सुपरमैन जागता है सब लोग उसे पाने के लिए लड़ने लगते हैं। वो इमेजिन करता है कई हाथ एक मस्कुलर आदमी की तरफ बढ़ रहे हैं और पैसा उन पर बरस रहा है। प्रोटैगनिस्ट स्पून मुंह में दबाए हुए फोन पर मैसेजेस स्क्रॉल करता है और सोचता है कि इसी टाइम पर वो वापस आया है और ये लोग उसका फोन मैसेजेस से भर देंगे। वो सोचता है कि इस टाइम पर सुपर ह्यूमन क्रिमिनल्स काफी ज्यादा है और मॉन्स्टर्स के आने पर एक्शन प्लान अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि 6 डिजास्टर्स में से कुछ ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो 3 उंगली दिखाता है और बोलता है कि वो फ्यूचर के नॉलेज का यूज करके सिर्फ 3 साल में रिटायर करेगा और इंश्योर करेगा कि सब कुछ परफेक्ट हो। फोन दोबारा वाइब्रेट करता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैसेजेस रुक ही नहीं रहे। तभी एक ब्राउन हेयर्ड आदमी पीछे से आता है और पूछता है क्या वो डीन है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपना सर घुमाता है और बोलता है हाँ वही है। फिर पूछता है कि वो कौन है। ब्राउन हेयर्ड आदमी बिजनेस अटायर में होता है। वो प्रोटैगनिस्ट को एक एनवेलप देता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, किम गिल सू, रूलिंग फैमिली के गिल्ड का मैनेजर। वो कहता है कि मॉन्स्टर फाइट वीडियो देखते ही वो तुरंत उससे मिलना चाहता है। सड़क पर एक डार्क कार चलती हुई जाती है। तभी एक फीमेल वॉइस चिल्लाती है कि अगर प्रोटैगनिस्ट ने अभी तक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो उसे रुक जाना चाहिए। एक ब्लैक हेड लड़की कैफे के अंदर आती है। वो मुस्कुराते हुए पूछती है क्या वो डीन है, मॉन्स्टर फाइट वीडियो का स्टार। वो कहती है कि रियल लाइफ में तो वो और भी ज्यादा अमेजिंग लगता है। तभी एक और आदमी लड़की के सामने आ जाता है और बीच में टोकते हुए बोलता है कि वो वॉरियर्स गिल्ड से है। वो अपना हाथ सीने पर रखता है और बोलना शुरू करता है, मैं। लेकिन उससे पीछे खड़ी औरत बीच में काट देती है और प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करती है। देखते ही देखते काफी लोग प्रोटैगनिस्ट के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक जोर से चिल्लाता है कि अगर वो गिल्ड ज्वाइन करेगा तो उसे क्या मिलेगा। दूसरा रिक्रूटर चिल्लाता है कि वो सबसे पहले यहां आया था। कोई और बोलता है कि उनका एटमॉस्फेयर काफी फ्रेंडली है और सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। प्रोटैगनिस्ट की आवाज अचानक हैवी हो जाती है। वो सबको चुप रहने को कहता है, फिर सीरियस चेहरे के साथ बोलता है कि अगर एक भी शब्द और बोला गया तो वो किसी के साथ भी, चाहे कितने भी पैसे मिले, ज्वाइन नहीं करेगा। वो अपने दोनों हाथ जोड़ता है और पास खड़े लोगों से पूछता है कि क्या उनके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो कहीं और बात करें। प्रोटैगनिस्ट एक बड़े टेबल पर बैठता है। वो कप से ड्रिंक लेता है और रिक्रूटर से कहता है कि वो उनका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर वो सीधा सवाल करता है कि साइनिंग बोनस कितना ऑफर कर सकते हैं। ब्लैक हेयर लड़की शांति से चाय पी रही होती है। गिल सू अपने राइट हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी पकड़े होता है। वो अपना राइट हाथ कंधे के लेवल तक उठाता है और बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉजेज होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। फिर पूछता है कि वो अपनी बात एक एक करके क्यों नहीं सुनता। प्रोटैगनिस्ट केक का एक टुकड़ा फोर्क से उठाता है और गिलसू से पूछता है क्या वो रूलिंग फैमिली के गिल्ड से है। गिलसू जवाब देता है हाँ। गिल्ड मैनेजर आंखें बंद करता है और बोलता है कि उनका गिल्ड काफी प्रेस्टीजियस है और उनके पास 1 साल से ज्यादा की ट्रेडिशंस हैं। प्रोटैगनिस्ट शांत आवाज में बोलता है कि वो उम्मीद करता है कि वो सेफली घर पहुंच जाए। गिलसू के चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट सीधा बोल देता है कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का प्लान नहीं रखता। वो सोचता है कि वो इतनी बेकार मैनेजमेंट वाले गिल्ड को क्यों ज्वाइन करें, जबकि वो जल्द ही किसी और गिल्ड के साथ मर्ज होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट केक का एक और बाइट लेता है और पूछता है कि अगला ऑफर आने में कितना टाइम लगेगा। गिलसू के पीछे खड़ा ब्राउन हेड आदमी चिल्लाता है कि वो 1 बिलियन ऑफर कर रहे हैं। एक ब्राउन हेड लड़की अपनी इंडेक्स फिंगर उठाकर चिल्लाती है कि उनका ऑफर 1.1 बिलियन है। लाल टी शर्ट पहना एक आदमी जोर से बोलता है 1.2 बिलियन। एक रिक्रूटर बोलता है कि उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात की है और वो 1.3 बिलियन देने को रेडी हैं। दूसरा रिक्रूटर चिल्लाता है कि उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1.5 बिलियन के लिए मान गए हैं।
प्रोटैगनिस्ट कप से एक सिप लेता है और सोचता है कि यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लैक हाउंड्स कितना ऑफर करते हैं। वो याद करता है कि टाइम वापस जाने से पहले वो उनके साथ ही था। ब्लैक हेड लड़की जोर से बोलती है 2 बिलियन। वो कप टेबल पर रखती है और बोलती है कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स और आइटम ऑब्टेनिंग टास्क्स सबसे बेस्ट हैं। वो ऐड करती है कि उनकी कंडीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल हैं। ब्लैक हेड लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि प्रोटैगनिस्ट को कहीं और ऐसा ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलेगा। व्हाइट हाउस गिल्ड की मैनेजर बेक यूनिवी होती है। व्हाइट हाउस गिल्ड हाल ही में बना है, लेकिन 3 साल में कोरिया के टॉप 3 गिल्ड्स में आ जाएगा। 2 तलवारों और लायन शील्ड वाला सिंबल दिखाई देता है। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है शायद इसी वजह से उनका अप्रोच इतना अग्रेसिव था। वो बाकी सब रिक्रूटर्स को यूनिवी के अलावा जाने को कहता है और बोलता है कि वो अपने बिजनेस कार्ड्स यहीं छोड़ सकते हैं, जस्ट इन केस। बाकी रिक्रूटर्स के चेहरों पर चिंता दिखाई देती है, लेकिन ब्लैक हेड लड़की बिल्कुल शांत बैठी रहती है। अब सिर्फ प्रोटैगनिस्ट और व्हाइट हाउस की लड़की टेबल पर बचे होते हैं। यूनिवी आंखें बंद करके खुशी भरी आवाज में बोलती है कि आते वक्त उसने उसकी फाइट वाली वीडियो कई बार देखी। वो बोलती है कि उसके स्किल्स काफी इंप्रेसिव हैं, लेकिन कल तक वो एक ऑर्डिनरी इंसान था। प्रोटैगनिस्ट थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अंदर ही अंदर हैरान होता है कि कितने एलिगेंट तरीके से उसने ये दिखा दिया कि उसने उसके बारे में पहले से इंक्वायरी कर रखी है। लड़की टेबल पर पेपर एनवेलप रखती है और बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि या तो वो जीनियस है या फिर उसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं जो बैटल में एडवांटेज देते हैं। उसके पीछे ब्लू रोजेस का इमेज उभर आता है। वो बोलती है कि व्हाइट हाउस फ्यूचर के लिए उसके टैलेंट को कल्टिवेट करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट एनवेलप से डॉक्यूमेंट्स निकालता है और सोचता है कि पिछली जिंदगी में वो ऐसे ऑफर का सपना भी नहीं देख सकता था। वो लड़की से पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो कुछ कंडीशंस ऐड करे। लड़की आंखें बंद करती है और अग्री कर लेती है। वो थोड़ी सावधान नजर से देखती है जब प्रोटैगनिस्ट पेपर पर कुछ लिखता है। उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। वो मुस्कुराती है और अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। फिर बोलती है कि वो काफी बड़ा जोकर है। प्रोटैगनिस्ट सीधे चेहरे के साथ जवाब देता है कि ये मजाक नहीं है। लड़की डॉक्यूमेंट की तरफ उंगली करती है और पढ़कर सुनाती है 4 डे वर्किंग वीक, टाइम पर वर्किंग डे का एंड और लॉन्ग टर्म टास्क को रिफ्यूज करने का राइट। वो थोड़े गुस्से भरे चेहरे के साथ बोलती है कि ये तो पक्का मजाक है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस आवाज में बोलता है कि ये उसकी कंडीशंस हैं। यूनिवी अपनी ठोड़ी पर टिका लेती है और पूछती है कि उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसे कभी रिग्रेट नहीं होगा। लड़की अचानक कुर्सी से खड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो कंडीशंस पर दोबारा सोच करेगी और कुछ दिन में उससे मिलेगी। वो आंख मारकर पूछती है कि क्या नेक्स्ट मीटिंग कॉफी के बजाय ड्रिंक पर रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रोटैगनिस्ट अपना गाल हाथ पर टिकाए हुए शांत एक्सप्रेशन के साथ उसे जाते हुए देखता रहता है। वो सोचता है कि ये सब उस पर काम नहीं करेगा। फिर ऐड करता है कि शायद उसे पता नहीं कि उसके फादर गिल्ड के हेड हैं। वो कुर्सी से उठता है और बोलता है कि अब वो सुपरमैन के रूप में रजिस्टर करने जा रहा है। लड़की पूछती है कि क्या वो अभी रजिस्टर करना चाहता है। सनलाइट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर पड़ती है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कोरिया ब्रांच लिखा होता है। लड़की बोलती है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अभी एब्सेंट है और वो यहाँ नहीं है, इसलिए अकेली हैंडल नहीं कर पा रही। दरवाजे पर साइन लगा होता है जिसमें लिखा होता है सुपर ह्यूमन सपोर्ट सर्विस। प्रोटैगनिस्ट थोड़ी चिंता के साथ सामने बैठी एम्प्लॉय से बताता है कि वो जल्दी में है। फिर पूछता है कि क्या कोई तरीका हो सकता है इसे हैंडल करने का। एम्प्लॉय के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ जाती है। वो बोलती है कि वो अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। डीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि अच्छा है वो मदद करेगा, क्योंकि उसे यहाँ का काम जल्दी निपटाकर निकलना है। वर्कर फोन पर सामने वाले को ग्रीट करती है और बताती है कि एक यंग लड़का आया है जो सुपरमैन के रूप में रजिस्टर करना चाहता है और वो जल्दी में है। वो हाथ से प्रोटैगनिस्ट की तरफ इशारा करती है और पूछती है क्या उसके पास कोई स्पेशल स्किल्स है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करता है, लेकिन उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि ये झूठ है। फिर सख्त एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि अब कोई मैजिक के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता, इसलिए उसकी एबिलिटीज तभी पता चलेंगी जब वो खुद दिखाएगा। लेकिन इस लाइफ में वो ऐसा करने वाला नहीं है। लड़की प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि पहला टेस्ट होगा बारबल उठाने का। प्रोटैगनिस्ट बारबल के पास जाता है और पूछता है क्या उसे इसे उठाना है। वो बार को हाथ से पकड़ता है और तुरंत उसके हाथ पर ब्लू लाइंस दिखने लगती हैं। वो बारबल को एक हाथ से सीधा ऊपर उठा लेता है। वर्कर टेंस चेहरे के साथ बोलती है कि वो सच में सुपरमैन है और फिर सोचती है कि वहां 200 केजी थे। प्रोटैगनिस्ट अपना सर लड़की की तरफ घुमाता है और पूछता है क्या उसे अब भी उस पर यकीन नहीं था। लड़की माफी मांगती है और आगे कंटिन्यू करने को कहती है। लड़की टेबल पर एक डॉक्यूमेंट रखती है और बताती है कि ये उसका टेम्पररी सुपरमैन सर्टिफिकेट है। प्रोटैगनिस्ट शुक्रिया अदा करता है। टेबल पर बैठी वर्कर बोलती है कि जब ऑफिशियल सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा तो वो उसे कांटेक्ट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो समझ गया और लड़की को गुड डे विश करता है। तभी कोई वर्कर को नाम लेकर बुलाता है। लड़की कुर्सी से उठ जाती है और बोलती है ये हेड है।
प्रोटैगनिस्ट ब्राउन हेड आदमी के पास से गुजरता है और सोचता है कि इसे अवॉइड करना ही बेटर होगा। वो ब्राउन हेड आदमी चश्मा पहने होता है और हाथ पॉकेट में डाले होता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये सुपर ह्यूमन सपोर्ट सर्विस का जू सन डब्ल्यू है और इससे कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हेड रेस्टलेस प्रोटैगनिस्ट को देखता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो कोशिश करेगा कभी दोबारा यहां ना आए। चश्मे वाला आदमी आगे देखता है और वर्कर से पूछता है, क्या ये नया सुपरमैन है? लड़की जवाब देती है कि ये वही मिस्टर डी है जिसके बारे में उसने फोन पर बताया था। आदमी थोड़ा सा सर घुमाता है और नोटिस करता है कि ये एक सुपर नॉविस है। तभी सीन शिफ्ट होता है। पोल्यूशन कंट्रोल जोन दिखाई देता है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां घरों के खंडहर बिखरे पड़े होते हैं। तेज हवा की धारें प्रोटैगनिस्ट के आसपास घूमने लगती हैं। वो सोचता है कि ये जोन मॉन्स्टर्स की वजह से बंद, तबाह और छोड़ दिया गया था, लेकिन वो जानता है कि जब स्पेशल गेट खुलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। वो 2 प्लैनेट्स के टकराने का सीन इमेजिन करता है और सोचता है कि गाय महाद्वीप एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां तलवार और मैजिक एग्जिस्ट करते हैं। वो ऐड करता है कि 1 साल के अंदर उसके स्पेशल गेट्स अर्थ पर खुलेंगे और ह्यूमैनिटी एक नई सिविलाइजेशन से मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट टेंट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि कोरिया में सिर्फ एक गेट यहीं कंट्रोल जोन में खुलेगा। वो मुट्ठी भींचता है और खुशी भरी एक्सप्रेशन के साथ ढेर सारा पैसा इमेजिन करता है। फिर बोलता है कि साइनिंग बोनस मिलते ही उसे ये जगह खरीदनी है। वो ऐड करता है कि जैसे ही गेट खुलेगा वो अमीर बन जाएगा। प्रोटैगनिस्ट अपना बैकपैक खोलता है और कहता है कि अब वो अपना सामान सॉर्ट करेगा और मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाएगा। तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि उसे यहां से निकल जाना चाहिए वरना वो मरेगा। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा सावधान हो जाता है। कोई और आवाज चिल्लाती है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था, अगर वो 1 कदम और आगे बढ़ा तो वो खत्म हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट टेंट के अंदर चढ़ जाता है और सोचता है कि क्या ये गाय के लोगों की लैंग्वेज है। गहरे लाल रंग का धुआं उसके आसपास बहने लगता है। वो फिर से सावधान एक्सप्रेशन बना लेता है। वो सोचता है कि वो एक स्पेशल स्किल यूज करेगा। वो टेंट से बाहर निकलता है और ब्लू एनर्जी उसके शरीर को ढक लेती है। प्रोटैगनिस्ट हाइडिंग स्किल यूज करता है। जैसे ही उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है वो फेंस के ऊपर चढ़ जाता है। वो सोचता है कि एनवायरनमेंट के साथ मर्ज होके वो अपनी प्रेजेंस छुपा सकता है और इसी स्किल की वजह से उसे पहले डेंजरस रेकोनेसेंस, एस्पियोनाज और सीक्रेट किलिंग मिशंस पर भेजा जाता था। वो सोचता है कि इस बार वो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। तभी वो किसी को चिल्लाते हुए सुनता है कि उसके पास मत आओ। वो सीरियस चेहरे के साथ तेज तेज जगह बदलता है। वो सोचता है कि क्या कोई लड़की का पीछा कर रहा है और ऐड करता है कि उसे देखना होगा कि हो क्या रहा है। एक रेड हेड लड़की 3 आदमियों के सामने चिल्लाती है कि उसने उन्हें पहले ही वॉर्न किया था। वो अपने सामने फायरबॉल बनाती है और बोलती है कि उन्होंने खुद ये मांगा है। वेस्ट वाला ब्लैक हेड आदमी हैरानी से चिल्लाता है, क्या ये कोई सुपर पावर है, और बोलता है कि ये अमेजिंग है। लड़की का चेहरा घबरा जाता है और फायरबॉल धीरे धीरे गायब होने लगता है। वेस्ट वाला बदमाश चिल्लाता है कि वो जितना पैसा मांगेगी उतना देंगे। प्रोटैगनिस्ट ऊपर से देखते हुए सोचता है कि लड़की गाय की लैंग्वेज बोल रही है और उसकी पावर्स भी यूज कर रही है। वो सोचता है क्या ये एक रेफ्यूजी है। फिर ऐड करता है कि कितनी बदकिस्मती है कि वो सीधे स्लेव बेचने वालों से टकरा गई। वेस्ट वाला आदमी अपना टैटू वाला हाथ लड़की की तरफ बढ़ाता है और बोलता है कि हार मान ले और उनके साथ चल पड़े। फिर पूछता है क्या वो तब मान जाएगी अगर वो उसे खाना खिला दे। प्रोटैगनिस्ट टैटू देखकर सावधान हो जाता है। वो तलवार और सांप वाला टैटू इमेजिन करता है और सोचता है कि ये रेड वाइपर ग्रुप का साइन है। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रखता है और सोचता है क्या ये लोग स्लेव ट्रेड में भी इन्वॉल्व है। प्रोटैगनिस्ट नीचे उतरता है और सोचता है कि उसके पास अभी थोड़ा माना बचा है, इसलिए अभी क्लोथ्स वाली स्किल यूज नहीं करेगा। वो ऐड करता है कि काफी टाइम हो गया जब उसने गाय के किसी रेजिडेंट को देखा हो। फिर सोचता है क्या लड़की को बचाना वर्थ इट है। वो एक छोटा नाइफ निकालता है। वो एनिमीज की तरफ डैश करता है। प्रोटैगनिस्ट वेस्ट वाले आदमी की पीठ में नाइफ घुसा देता है। अपने फ्री हाथ से ब्लू मैजिक सर्कल बनाता है। वो ब्राउन शर्ट वाले आदमी की गर्दन काट देता है जो अपने भाई को बुला रहा होता है। डीन तुरंत व्हाइट बंडाना वाले विलन की तरफ बढ़ता है और उस पर फेटल कट मारता है। रेड हेड लड़की कांपने लगती है और अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। वो प्रोटैगनिस्ट को देखती है जो आंखें बंद करके खांस रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट लड़की की तरफ देखता है और पूछता है क्या वो गाय महाद्वीप से है। फिर बोलता है कि उसका एक सवाल है। लड़की आंखें फाड़ कर पूछती है क्या वो उनकी लैंग्वेज बोल सकता है। प्रोटैगनिस्ट अपना नाइफ शीथ करता है। तब लड़की के पेट से आवाज आती है। उसके चेहरे पर नर्वस एक्सप्रेशन होता है। वो लड़की से पूछता है क्या उसे मीट पसंद है। लड़की चेहरे पर खुशी के साथ अपने मुंह से क्रम्स हटाती है और प्रोटैगनिस्ट को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है।
वो ऐड करती है कि वो एक दिन इसका बदला जरूर चुकाएगी। प्रोटैगनिस्ट के गाल से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है। वो लड़की से पूछता है कि वो कितनी सर्विंग्स खा सकती है। लड़की थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि उसका मतलब क्या है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वो वही अकेली है जो डायमेंशन गेट क्रॉस करके आई है। लड़की के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। वो प्रोटैगनिस्ट की बात से सहमत होते हुए हाँ में जवाब देती है। प्रोटैगनिस्ट हाथ साइड में ले जाता है और पूछता है कि वो पहले कहाँ थी और उसका घर कहाँ है। लड़की चेहरे पर नाराजगी के साथ बोलती है कि वो ये सब बताना नहीं चाहती। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसकी एज क्या है। लड़की जवाब देती है कि वो ये भी नहीं बताएगी। प्रोटैगनिस्ट सवाल पर सवाल पूछता रहता है, लेकिन लड़की हर बार खामोशी से जवाब देती है। वो लड़की के सामने बैठ जाता है और सोचता है कि एंड में उसे कुछ भी पता नहीं चला। तब रेड हेड लड़की प्रोटैगनिस्ट से मदद मांगती है। वो अपना मुंह खोलकर बोलती है कि उसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, वो किसी से बात नहीं कर सकती और उसके पास लगभग बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची है। वो अपनी हथेलियों के ऊपर आग का एक छोटा सा गोला बनाती है और बोलती है कि वो फायर यूज कर सकती है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। अचानक उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वो अपने हाथों को देखती है जहां से आग गायब हो चुकी होती है। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ क्रॉस करता है और बोलता है कि वो बिजी है क्योंकि नैनी बनना काम आसान नहीं होता। वो ऐड करता है कि उसके पास कोई वजह होनी चाहिए उसकी केयर करने की। लड़की उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट सख्त चेहरे के साथ बोलता है कि वो उसे सिर्फ 1 महीना दे रहा है, उतना ही टाइम वो यहाँ रह सकती है। वो बोलता है कि वो उसे यहाँ की लैंग्वेज सिखाएगा और बेसिक नॉलेज देगा। रेड हेड लड़की ये सुनकर हैरान रह जाती है। प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि बदले में वो रोज के काम संभालेगी और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी। लड़की खुशी से भर जाती है और पूछती है क्या वो सच में यहाँ रह सकती है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर सोचता है कि ये सब पहले ही उसे परेशान कर रहा है। वो बोलता है कि कुछ भी फ्री में नहीं होता और फिर उसे बर्तन धोने को कहता है। रेड हेड लड़की बर्तन हाथ में लेती है और हाँ में सिर हिला देती है। वो मुट्ठी भींचकर बोलती है कि उसका नाम लिली है और वो उम्मीद करती है कि दोनों अच्छे से रह पाएंगे। फिर थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछती है कि बर्तन कहाँ धोने हैं। प्रोटैगनिस्ट उंगली से एक तरफ इशारा करता है और बोलता है कि सब कुछ उधर है। वो सोचता है कि उसका नाम उसे पहले से जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर थोड़ी चिंता के साथ सोचता है लिली के फायर यूज करने के बारे में और ऐड करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके दिमाग में एक अडल्ट रेड हेड औरत का सीन आता है जिसके हाथ के ऊपर फायर बॉल होता है। वो सोचता है कि 10 साल बाद जो मॉन्स्टर आधी सोल को जला देगा उसके बाल आग जैसे रंग के होंगे और वो फायर कंट्रोल करेगी। वो ऐड करता है कि ये फायर 6 प्लेग्स में से एक है। गहरी सोच में डूबा हुआ प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि लड़की उससे काफी मिलती जुलती है, बिल्कुल 2 बूंदों की तरह। वो सोचता है कि उसकी याद के मुताबिक फायर वाली लड़की को बचपन में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था और उसे डिजास्टर बनने के लिए पाला गया था। उधर लिली खुशी खुशी एक मेलोडी गुनगुना रही होती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद वो 6 डिजास्टर्स में से एक को रोक पाए। वो लड़की के साथ मार्केट में चलता है। लिली पूछती है कि ये जगह क्या है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस चेहरे के साथ बोलता है कि ये मार्केट है और ऐड करता है कि आज वो उसके लिए स्पेशल लंच बनाएगा। ये सुनकर लिली का चेहरा और भी खिल उठता है। प्रोटैगनिस्ट मीट काउंटर पर जाकर पूछता है क्या कार्निवोर फिलेट्स मिलेंगे। सेलर जवाब देता है बिल्कुल, काफी ज्यादा है। डीन सोचता है कि पहले स्पेशल गेट के खुलने के बाद फूड क्राइसिस शुरू हो गया था और लोग मॉन्स्टर मीट पर डिपेंड हो गए थे। वो एक कटे हुए मॉन्स्टर, एक फूल और एक आंख और पंखों वाले मॉन्स्टर का सीन इमेजिन करता है। वो सोचता है कि अभी सप्लाई डिमांड से ज्यादा है क्योंकि अभी किसी को इसके असली फायदे का पता नहीं है, मीट और माना से भरा होना। वो ऐड करता है कि फ्यूचर में इंसान इसके बिना जी भी नहीं पाएगा। उसके दिमाग में 2 फ्राइड मीट के टुकड़े, लाल फेदर्स और हरा टर्क्वाइज एग्स का सीन आता है। लिली के पेट से आवाज आती है। सेलर हंसी के साथ प्रोटैगनिस्ट को ज्यादा मीट दे देता है। डीन खाने के बैग्स हाथ में लिए हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि लिली का चेहरा सब में सिंपैथी जगा देता है, इसलिए एक्स्ट्रा दे दिया गया। लिली भी एक पैकेज उठाए होती है। डीन लिली से कहता है कि अब उसे कपड़े खरीदने हैं और जो पसंद आए वो चूज करे। लिली हैंगर्स पर लटके कपड़े देखती है और पूछती है क्या सच में वो ले सकती है। वो एक सफेद और लाल ड्रेस देखकर खुशी से बोलती है कि उसे वही चाहिए। डीन उसे सख्त नजर से देखता है। अगले ही सीन में लिली रेड और व्हाइट कलर का स्पोर्ट्स जैकेट और पैंट्स पहने होती है। डीन आंखें बंद करके बोलता है कि ऐसे कपड़ों में लैंडफिल घूमना बिल्कुल परफेक्ट है। लिली डीन के पीछे खड़ी होती है, कई सेम कॉस्ट्यूम्स और बैग्स के साथ जो उसने उसके लिए खरीदे होते हैं। डीन बोलता है कि आज का डिनर डीन का सिग्नेचर डिश है। माना से एनरिच्ड पैन से गहरी काली स्टीम निकल रही होती है।
लिली थोड़ी हैरान होकर पूछती है क्या वो इसे खाएंगे। दीन जवाब देता है कि हेल्दी फूड हमेशा ऐसा ही दिखता है। लिली आंखें बड़ी करके बोलती है कि स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। दीन टेबल पर चिकन का एक बॉक्स रखता है और बोलता है कि ये बाद के लिए लिया था, लेकिन अभी खा सकते हैं। लिली बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाकर पूछती है कि क्या ये चिकन है। वो चिकन लेग का एक बाइट लेती है, खुशी से चबाती है और बोलती है कि ये बहुत टेस्टी है। वो मुट्ठी भींचकर पूछती है ऐसा इतना टेस्टी कैसे हो सकता है, और बोलती है कि अब से वो सिर्फ चिकन ही खाएगी। दीन चेहरे पर गुस्से से भरा एक्सप्रेशन लाता है और बोलता है कि बाकी सब भी खा, वरना तुझे सूप में भी डाल दूंगा। लिली डर के साथ जोर से बोलती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दीन सूप खाता है और लिली को पिकी बोलता है, फिर ऐड करता है कि ये खाने लायक तो है। वो सोचता है कि बस थोड़ा सा और होता तो वो मर ही जाता, और ऐड करता है कि अगर वो पास्ट में वापस नहीं आया होता तो अभी रेस्टोरेंट में डेलिकेसीज ऑर्डर कर रहा होता। दीन नाराज एक्सप्रेशन के साथ सूप खाता रहता है। लिली बोलती है कि उसकी जीभ सुन्न हो गई है। टेबल पर खाने के लेफ्टओवर्स पड़े होते हैं। प्रोटैगनिस्ट लड़की से कहता है कि जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं करेगी तब तक बात नहीं होगी। फिर वो थकी हुई लड़की से बोलता है कि बर्तन धो दे और बैठकर बुक पढ़ ले और उसे डिस्टर्ब न करे। लड़की हाँ में सिर हिला देती है। प्रोटैगनिस्ट आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाता है। वो अपने दिमाग में एक इंसान का इमेज बनाता है जिसके अंदर एक जलती हुई बॉल होती है और उससे ब्लू एनर्जी की धारें निकल रही होती हैं। वो सोचता है कि ये ग्रेट सी ऑफ माइंड टेक्निक है। ये मैजिकल पावर को बढ़ाती है और उसे ज्यादा अच्छे से यूज करने देती है। प्रोटैगनिस्ट क्रैकलिंग ब्लू एनर्जी से पूरी तरह ढक जाता है। वो सोचता है कि वापस आने से पहले उसने इस टेक्निक की ट्रेनिंग की थी। फिर ऐड करता है कि माना एक्सपेक्टेड से काफी तेज बढ़ रहा है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर ले ऐसा इफेक्ट कभी नहीं होता था। वो सोचता है क्या ये प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से है। उसके दिमाग में घूमती हुई ऑरेंज एनर्जी का इमेज आता है। वो फील करता है कि उसका डैंटियन अंदर से बढ़ रहा है। प्रोटैगनिस्ट दांत भींच लेता है। चेहरे पर टेंशन होती है और सोचता है कि अगर वो माना से भरा खाना खाता रहा और माइंड टेक्निक को मास्टर कर लिया तो वो पिछली बार से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लिली कोने से चुपके से प्रोटैगनिस्ट को देख रही होती है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस चेहरे के साथ सोचता है कि अब खत्म करने का टाइम आ गया है, और फिर सोचता है कि उसका पेट पहले ही क्यों गुर्रा रहा है। लिली खुशी भरे चेहरे से पूछती है क्या उसे भूख लगी है, क्या वो चिकन खाएगा। प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर मुस्कुराता है। लिली सूप की प्लेट के पास बैठकर चिल्लाती है कि उसे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रोटैगनिस्ट टेंशन भरे चेहरे के साथ अपनी प्लेट से सूप खाता रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। 2 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी मुट्ठी भींचता है और ब्लू एनर्जी से घिर जाता है। वो सोचता है कि इतने कम टाइम में ये रिजल्ट काफी अमेजिंग है। फिर ऐड करता है कि इस करंट लेवल पर ट्रेजर हंट पर जाना भी पॉसिबल है। तब उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो कॉल उठाता है और बोलता है कि वो सुन रहा है। यूनिवी फोन कान से लगाकर बोलती है कि वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसे लगा था कि वो पहले कॉल करेगा। वो पूछती है क्या उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो गिल्ड के बारे में पहले ही भूल चुका था। फिर सीरियस चेहरे के साथ बोलता है कि उसे काम था। वो यूनिवी से पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन का क्या हुआ। यूनिवी बोलना शुरू करती है लेकिन बीच में रुक जाती है। उसके चेहरे पर चिंता आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसकी खामोशी से लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। यूनिवी जवाब देती है कि उसने लीडर को मना लिया है। फिर बोलती है कि अगर प्रोटैगनिस्ट अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करे तो वो उसे हायर कर लेंगे। प्रोटैगनिस्ट सावधान नजर से पूछता है क्या वो सच में टेस्टिंग करना चाहते हैं। यूनिवी माफी मांगती है और बोलती है कि उसे भी ये सब बेकार लगता है। फिर ऐड करती है कि अगर वो कुछ दिन और वेट करे तो वो कोई और तरीका सोच सकती है। प्रोटैगनिस्ट चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि वो अग्री करता है। यूनिवी इस जवाब से थोड़ी हैरान हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट ऐड करता है कि एक कंडीशन और है। तभी सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट हाउस गिल्ड हेडक्वार्टर्स। सनलाइट एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पर पड़ रही होती है। ब्लैक हेयर्ड लड़की प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि ये क्यूट सी छोटी लड़की कौन है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस चेहरे के साथ बोलता है कि इसका नाम लिली है और ये उसकी हाफ सिस्टर है। यूनिवी थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए रेड हेयर्ड लड़की को ग्रीट करती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लिली अब्रॉड रहती थी इसलिए कोरियन ठीक से नहीं बोल पाती। वो ऐड करता है कि कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे कुछ टाइम तक लिली को अपने साथ रखना पड़ेगा। वाइड आइड लिली पूछती है कि ये ब्लैक हेयर्ड लड़की कौन है। फिर बोलती है कि वो बहुत सुंदर है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि ये हमें पैसा देगी। लिली इमेजिन करती है कि बहुत सारा पैसा बहुत सारे चिकन के बराबर होता है। उसके चेहरे पर एडमिरेशन आ जाती है। लिली सोचती है कि ब्लैक हेयर्ड लड़की बहुत अच्छी इंसान लग रही है। ई सीधा खड़ा होता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका गिल्ड मेंबर्स की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करता।
प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ये सुनकर अच्छा लगा। तब एक मूंछ और दाढ़ी वाला आदमी खुशी भरे चेहरे के साथ आता है और प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, व्हाइट हाउस गिल्ड का हेड बेक चानसोंग। वो प्रोटैगनिस्ट से हाथ मिलाता है और बोलता है कि उन्हें पहले उससे मिलने आना था, लेकिन कुछ काम बीच में आ गया। फिर बोलता है कि उसे उम्मीद है कि प्रोटैगनिस्ट समझेगा। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि सब ठीक है और वो इस विजिट को एक एक्सकर्शन मान लेगा। गिल्ड हेड प्रोटैगनिस्ट के पास खड़ा होकर बोलता है कि उसे बताया गया है कि प्रोटैगनिस्ट ने एक नई कंडीशन ऐड की है, टेस्ट पास करने पर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट डबल करने की। वो पूछता है क्या इसका मतलब है कि प्रोटैगनिस्ट टेस्ट देने के लिए तैयार है। उस आदमी से गोल्डन एनर्जी की धारें निकलने लगती हैं। वो प्रोटैगनिस्ट के सामने झुकता है और पूछता है क्या वो सच में इतनी बड़ी अमाउंट के लायक है। प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि गिल्ड हेड ना तो मार्शल आर्ट्स जानता है न मैजिक, फिर भी सिर्फ माना के दम पर इतनी हैवी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। वो ऐड करता है कि मॉन्स्टर हर हाल में मॉन्स्टर ही होता है और अगर कोई और सुपरमैन होता तो वो एक शब्द नहीं बोलता। प्रोटैगनिस्ट फिर से ब्लू एनर्जी से घिरने लगता है। वो सोचता है कि इस बार वो ऐसी चीजों से इंटिमिडेट नहीं होगा। लिली चिंता भरे चेहरे से प्रोटैगनिस्ट को देखती है। प्रोटैगनिस्ट गिल्ड हेड से बोलता है कि वो सब समझ चुका है। फिर सीरियस आवाज में चानसोंग से कहता है कि वो अपनी वर्थ प्रूव करेगा। गिल्ड हेड आंखें फाड़ कर देखने लगता है। वो यूनिवी की तरफ मुड़कर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट रीराइट किया जाए। यूनिवी कुछ कहना चाहती है पिछली कंडीशंस के बारे में, लेकिन उसे बीच में रोक दिया जाता है। गिल्ड हेड सीरियस चेहरे के साथ बोलता है कि वो ओरिजिनल अमाउंट को ट्रिपल कर देंगे और एक और कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर प्रोटैगनिस्ट टेस्ट पास करता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसे 20 बिलियन वॉन मिलेंगे। प्रोटैगनिस्ट चेहरे पर थोड़ी सी स्मग मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि शुरू में उसे 2 बिलियन ऑफर हुआ था, ट्रिपल करने पर 6 बिलियन होते हैं। वो पूछता है क्या गिल्ड हेड सच में टेस्ट पास करने पर 20 बिलियन और देना चाहता है। वो गिल्ड लीडर को थोड़ा हॉट हेडेड इंसान बोलता है और ऐड करता है कि वो अभी इसी वक्त टेस्ट शुरू करने के लिए तैयार है। तभी सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट हाउस अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड। प्रोटैगनिस्ट सामने खड़ा होता है एक ब्लॉन्ड हेड आदमी के। प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि टेस्ट तब पास माना जाएगा जब वो गिल्ड के 3 मेंबर्स को हरा दे। यूनिवी ऐड करती है कि क्योंकि ये रियल फाइट नहीं है, इसलिए दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को ज्यादा चोट ना लगे। वो प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि ये उसका पहला ओपोनेंट है। उसका नाम वान जैन हुक है। एक ब्लॉन्ड आदमी हाथ पॉकेट्स में डाले शांत खड़ा होता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी वॉच को ब्रास नकल्स की तरह हाथ में पकड़ लेता है और ब्लैक हेड लड़की से बोलता है कि ये वॉच ही काफी है। यूनिवी पूछती है कि वो कौन सा वेपन लेगा। ब्लॉन्ड आदमी चेहरा सिकोड़ लेता है और सोचता है क्या प्रोटैगनिस्ट ने सच में सिर्फ वॉच ही चुनी है। वो गुस्से में सोचता है कि ये आदमी अभी अभी जागा है और घंटों फाइट करना चाहता है और दिमाग में उसे बदमाश बोल देता है। गिल्ड लीडर दोनों फाइटर्स को बोलता है कि फाइट शुरू कर सकते हैं। जैन हुक अपनी स्वॉर्ड अपने सामने करता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। प्रोटैगनिस्ट सावधान नजर से एनिमी को देखता है और सोचता है कि इसमें क्या गड़बड़ है। उसे याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में सिर्फ मैगजीन में पढ़ा था। ब्लॉन्ड आदमी तेज डैश लगाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इसका मेन स्किल स्पीड है और जितना ज्यादा बिना रुके मूव करेगा उतना ही फास्ट होता जाएगा। ब्लॉन्ड आदमी जंप करता है। प्रोटैगनिस्ट फाइटिंग स्टांस में खड़ा होता है और सोचता है कि इसे जल्दी हराना होगा वरना ये और तेज हो जाएगा। जैन हुक प्रोटैगनिस्ट के चारों तरफ दौड़ने लगता है। प्रोटैगनिस्ट सख्त आवाज में बोलता है कि उसे लगा था वो सीधा अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से काफी स्पेक्टेटर्स फाइट देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, देखो जैन हुक ने कितनी स्पीड पकड़ ली है, और ऐड करता है कि फर्स्ट एसोसिएशन के मेंबर को हराना काफी मुश्किल होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एंड है। कोई और कहता है कि कम से कम ये आदमी बहादुर तो है। चानसोंग और यूनिवी नर्वस चेहरे के साथ फाइट देख रहे होते हैं। ब्लॉन्ड आदमी प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि अब वो उसे खत्म कर देगा। वो पीछे से स्विंग करता है। प्रोटैगनिस्ट सावधान चेहरे के साथ एनिमी को देखता है। वो सोचता है कि जो अपनी गार्ड गिरा देता है वो सबसे आसान होता है हराने के लिए। वो सीधा ब्लॉन्ड आदमी के चेहरे पर मुक्का मारता है। वो गिरते हुए ओपोनेंट को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और सोचता है कि उसे अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी स्पीड उसी के खिलाफ काम कर गई। खुश लिली मुट्ठी भींचकर चिल्लाती है कि ये जीत है। ब्लैक हेड लड़की अपना हाथ मुंह पर रख लेती है और सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट ने एक ही ब्लो में काम खत्म कर दिया। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए पूछता है, अब नेक्स्ट कौन है? गिल्ड लीडर प्रोटैगनिस्ट के सामने हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि वो कमाल का है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, क्या जैन हुक ठीक है? चानसोंग जवाब देता है कि उसकी जान को खतरा नहीं है, डॉक्टर्स उसका ख्याल रखेंगे और कुछ दिन रेस्ट के बाद वो रिकवर हो जाएगा। एक ब्लॉन्ड आदमी बेड पर लेटा होता है। गिल्ड लीडर खुशी के साथ बोलता है कि अच्छा है प्रोटैगनिस्ट ने अपनी पावर कंट्रोल की। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या सच में ऐसा लगा? वो सोचता है अगर उसने फोर्स कंट्रोल ना की होती तो सर उसके कंधों से उड़ चुका होता।
प्रोटैगनिस्ट ऑडियंस की तरफ देखता है और सोचता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर 6 बिलियन टोन पक्के हो गए हैं। वो ऐड करता है कि वो ऑलरेडी उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। खुशी के साथ वो ऑडियंस से पूछता है क्या वो टेस्ट के एंड तक थोड़ा मजा कर सकता है। लिली नर्वस चेहरे के साथ पूछती है वो इतना बेवकूफों की तरह क्यों मुस्कुरा रहा है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से के साथ जवाब देता है कि बैटल में कंट्रोल में रहना जरूरी होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरा स्पारिंग लोकेशन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। यूनिवी 2 आदमियों के बीच खड़ी होकर बोलती है कि व्हाइट हाउस में 2 एसोसिएशंस हैं, हर एक में 6 टीम्स, हर टीम में 5 लोग। वो बताती है कि नेक्स्ट ओपोनेंट फर्स्ट एसोसिएशन की 6th टीम का हेड है। 2 स्वॉर्ड्स और लायंस शील्ड का सिंबल दिखाई देता है। प्लेट पैलड्रॉन्स और ग्लव्स पहना एक ब्लैक हेड आदमी हाथ आगे बढ़ाता है और अपना नाम बताता है, युंद दुन। वो बोलता है कि उसे अच्छी फाइट की उम्मीद है। व्हाइट हाउस का मेन टैंक बफेलो युंद दुन होता है। प्रोटैगनिस्ट थके हुए लुक के साथ याद करता है कि उसने इसे स्पेक्टेटर्स में देखा था और सोचता है कि ये उन लोगों में से है जिनसे उसे मारने का प्रेशर महसूस होता है। वो फाइटिंग स्टांस लेता है और बोलता है कि वो रेडी है। टैंक अपनी स्वॉर्ड शीट से निकालता है, बेल बजने लगती है। प्रोटैगनिस्ट डैश लगाता है और टैंक पर मुक्का मारता है, लेकिन टैंक शील्ड से अटैक ब्लॉक कर देता है। प्रोटैगनिस्ट टैंक के स्लैशिंग अटैक से साइड में हट जाता है। दिन शील्ड को जोर से पकड़ता है और सोचता है ये उसका मौका है। वो शील्ड आगे करता है और सोचता है अगर शील्ड थ्रो की तो नुकसान हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट अचानक ओपोनेंट के पीछे पहुंच जाता है। वो फैल्कन क्लॉ स्किल से टैंक पर वार करता है। ओपोनेंट शील्ड से अटैक रोक लेता है और सोचता है क्या ये आदमी अवेकनिंग से पहले भी मार्शल आर्ट्स पढ़ता था। वो स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट नीचे स्लिप करता है। वो टैंक की तरफ पीठ करता है और अपनी बैक से ओपोनेंट को धक्का देता है। डिन चेहरा सिकोड़ लेता है। इम्पैक्ट से वो पेड़ से जा टकराता है। प्रोटैगनिस्ट ओपोनेंट को देखता है और दिमाग में गाली देता है। वो सोचता है कि इसका फिजिकल एंड्योरेंस बिल्कुल मजाक नहीं है। टैंक खड़ा होता है और प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि वो काफी स्ट्रांग है। प्रोटैगनिस्ट सावधान हो जाता है और सोचता है कि वो अपनी एबिलिटीज लास्ट एनिमी तक छुपाना चाहता था, लेकिन ये चालाक बुढ़ा सब कुछ दिखाने पर मजबूर कर रहा है। वो खुश मुस्कुराते गिल लीडर की तरफ देखता है। डिन डस्ट झाड़ता है और बोलता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलेगा और ऐड करता है कि दोनों साथ अच्छा काम करेंगे। प्रोटैगनिस्ट सख्त आवाज में पूछता है ये डिसाइड कौन करेगा। टैंक स्वॉर्ड से हेड की तरफ इशारा करता है और बोलता है विनर डिसाइड करेगा। फिर चैनसोंग से पूछता है क्या ये सही है। चैनसोंग आंखें बंद करके हाँ में जवाब देता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी नजर साइड में ले जाता है और टैंक से बोलता है कि अगर ऐसा है तो अगर वो उन्हें हरा देगा तो वो टीम का हेड बनेगा। ऊपर से कोई स्पेक्टेटर पूछता है प्रोटैगनिस्ट ने क्या कहा। कोई और बोलता है ये तो बिल्कुल बेकार बात है। कोई कहता है ये बहुत बड़ा गैम्बल है। प्रोटैगनिस्ट ऑडियंस की तरफ देखता है और गिल्ड हेड को बताता है कि वो अपनी खुद की टीम बनाएगा और लोग रिक्रूट करेगा। वो ऐड करता है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से टास्क कंप्लीट करेगा। वो सोचता है कि पहले धीरे धीरे ये बात लानी थी, लेकिन जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेड को हरा सकता है तो वेट क्यों करे। गिल्ड हेड सीरियस चेहरे के साथ इस बात से सहमत हो जाता है। उसका चेहरा शैडो में चला जाता है और वो प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि अगर वो हार गया तो उसे सिर्फ साइनिंग बोनस मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन डबल कर दी जाएगी। प्रोटैगनिस्ट गिल्ड हेड की कंडीशन से सहमत हो जाता है। टैंक अपना हाथ बेल्ट पर रखता है और प्रोटैगनिस्ट से पूछता है क्या वो श्योर है कि वो उसे हरा पाएगा। ड्यून एक टेढ़ी व्यंग भरी मुस्कान से पूछता है क्या उसे यूनिवी पसंद है। फिर बोलता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को मारना चाहता है क्योंकि यूनिवी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। वो पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट सच में सोचता है कि जीतने के बाद वो उसके साथ घमंड से बिहेव कर सकता है। आने वाले टाइम में ड्यून एक काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बनने वाला होता है। उसे तरह तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ेगी और आखिरकार उसे गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट शांत आवाज में बोलता है कि बेहतर होगा अगर वो कम से कम अपना कमरा तो साफ कर ले। उसे ड्यून का कमरा याद आता है जिसमें दीवारों पर एक ब्लैक हेड लड़की की बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं। टैंक पूछता है उसने क्या कहा। प्रोटैगनिस्ट टैंक को परवर्ट बोल देता है। ड्यून गुस्से से भर जाता है और जोर से चिल्लाता है कि अपना मुंह बंद रखे। गिल्ड हेड, ब्लैक हेड लड़की और लिली सब हैरानी के साथ ये सब देख रहे होते हैं। ड्यून के शरीर से ऑरेंज एनर्जी की धारें निकलने लगती हैं। वो जोर से चिल्लाता है कि वो दिखाएगा उसका फ्यूचर कमांडर किस चीज का बना है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये बफलो मोड है जो तब एक्टिवेट होता है जब ड्यून अपना गुस्सा खो देता है। ये उसका माना और फिजिकल परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा देता है। टैंक अचानक प्रोटैगनिस्ट की तरफ तेज दौड़ पड़ता है। वो लगभग उस तक पहुंच ही जाता है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ के आसपास ब्लू एनर्जी घूमने लगती है क्योंकि वो ग्रेट सी ऑफ माइंड टेक्निक यूज कर रहा होता है। ड्यून डरावने चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट पर चिल्लाता है। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ पीछे ले जाता है और लाइटनिंग फिस्ट यूज करता है। वो अपने ओपोनेंट को एडवाइस करता है कि शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करे। उसके पावरफुल ब्लो से ओपोनेंट का शील्ड 2 टुकड़ों में टूट जाता है।
फिर ड्यून पीछे की तरफ उड़ता है और कई पेड़ टूट जाते हैं। गिल्ड मास्टर और ब्लैकहेड लड़की हैरानी के साथ फाइट देख रहे होते हैं। चैन सॉन्ग बोलता है कि न्यूकमर में सच में ड्यून को हरा दिया। हारा हुआ टैंक एक पेड़ के नीचे अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा होता है। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है कि उसका शरीर दर्द कर रहा है। फिर अफसोस करता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। वो अपना हाथ देखता है जो कांप रहा होता है और सोचता है कि उसका बॉडी अभी भी वीक है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक लाइटनिंग फिस्ट में इतनी स्ट्रेंथ खर्च हो गई। वो आंखें बंद करता है, बटरफ्लाई पोज में बैठता है और ब्लू एनर्जी की धारों से घिर जाता है। वो सोचता है कि उसे माइंड टेक्निक से रिकवर करना होगा, क्योंकि आगे की स्पारिंग में उसे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। वो आंखें खोलता है। यूनिवी मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे 7th टीम का हेड बोलती है। प्रोटैगनिस्ट खुशी से बोलता है कि ये सुनने में अच्छा लगता है। वो खड़ा होता है और सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 ओपोनेंट्स को हराने पर एक और बिलियन मिलता है। इसका मतलब अब वो पूरे 20 बिलियन का एम कर सकता है। वो ब्लैकहेड लड़की से पूछता है कि उसका लास्ट ओपोनेंट कौन है। लिली चिंता के साथ सोचती है, क्या सच में एक और फाइट होगी? गिल्ड लीडर अपनी शर्ट सीधी करता है और बोलता है कि उसे यकीन नहीं था कि प्रोटैगनिस्ट कमांडर ड्यून को हरा देगा। वो मुट्ठी भींचता है और कहता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे लास्ट बैटल खुद लड़नी पड़ेगी। ब्लैकहेड लड़की और प्रोटैगनिस्ट दोनों चिंता के साथ गिल्ड हेड को देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे सच में इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। फिर शांत चेहरे के साथ प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो गिव अप करता है। गिल्ड लीडर हैरानी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो प्रोटैगनिस्ट के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि 5 मिनट की फाइट के लिए वो 20 बिलियन देने को तैयार है और हर 3 मिनट के लिए 3 बिलियन एक्स्ट्रा ऑफर करता है। प्रोटैगनिस्ट नाराज चेहरे के साथ बोलता है कि वो और फाइट नहीं कर सकता। ब्लैकहेड लड़की उदास सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम आ गया है। चैन सॉन्ग और प्रोटैगनिस्ट नर्वस एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है साइनिंग बोनस के ऊपर 1 बिलियन एक्स्ट्रा, बेटर ट्रीटमेंट और 7th टीम का हेड का पोजीशन। ड्यून का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ब्लैकहेड लड़की प्रोटैगनिस्ट से बोलती है कि ये कंडीशंस वाकई काफी अच्छी हैं। टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है जिसमें गिल्ड हेड और प्रोटैगनिस्ट के सिग्नेचर होते हैं। डीन लड़की से कहता है कि वो उम्मीद करता है कि दोनों अच्छा काम करेंगे। लड़की डेस्क पर बैठकर पूछती है कि वो अपनी टीम के लिए लोग कैसे रिक्रूट करेगी। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि धीरे धीरे। फिर पूछता है कि क्या वो अभी से दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। लड़की हाँ बोलती है और पूछती है किसके साथ। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ रेड हेड लड़की की चेयर पर रखता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है ऐसे इंसान के साथ जो किसी गिल्ड का मेंबर नहीं है और बहुत टैलेंटेड है। वो बोलता है कि वो लिली की बात कर रहा है। लड़की आंखें फाड़ कर देखने लगती है। लिली प्रोटैगनिस्ट को देखती है और पूछती है उसे क्या करना होगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो जितनी बड़ी फ्लेम बना सकती है उतनी बनाकर दिखाए। लिली सीरियस चेहरे के साथ बोलती है कि उसे भूख लगी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो 3 चिकन खरीदेगा। लिली का चेहरा सावधान हो जाता है। वो कुर्सी से उठ जाती है और चिल्लाती है कि प्रोटैगनिस्ट याद रखे उसने क्या प्रॉमिस किया था। वो दोनों हाथ ऊपर उठाती है और एक बहुत बड़ी और ब्राइट फ्लेम बना देती है। साथ ही जोर से चिल्लाती है 3 चिकन। यूनिवी अपना हाथ मुंह पर रख लेती है और पूछती है क्या प्रोटैगनिस्ट की छोटी बहन भी सुपर ह्यूमन है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है हाँ, इसीलिए वो उसे अपनी टीम में लेना चाहता है। वो सोचता है कि आग आसपास की चीजों को जला नहीं रही, इसका मतलब लिली के पास एबिलिटी का परफेक्ट कंट्रोल है। ये हैरानी की बात है क्योंकि उसे सिर्फ कुछ दिन ही ट्रेनिंग मिली है। लिली की फ्लेम सीलिंग और विंडो के पास है लेकिन उन्हें जला नहीं रही। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पिछली जिंदगी में वो बिना वजह डिजास्टर नहीं बनी थी। वो एक डॉक्यूमेंट हाथ में लेता है और ब्लैक हेड लड़की को इनवाइट करता है लिली के कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट पर बात करने के लिए। फिर ऐड करता है कि वो 3 बिलियन से शुरू करना चाहता है। लिली उदास चेहरे के साथ पूछती है चिकन का क्या होगा। वो अपने दोनों हाथों में 2 चिकन लेग्स पकड़कर उन्हें खा रही होती है। लिली व्हाइट हाउस 7th टीम की मेंबर, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पेमेंट 5 बिलियन वॉन। सनलाइट एक बहुत बड़े ऑफिस बिल्डिंग पर पड़ती है। ये बिल्डिंग व्हाइट हाउस की होती है। उनकी बड़ी कंपनी के पास इतने फुल टाइम वर्कर्स होते हैं कि ट्रेनिंग रूम्स, लिविंग क्वार्टर्स, कंट्रोल रूम्स और बहुत कुछ आसानी से चलाया जा सके। यूनिवर्स कॉरिडोर में चलते हुए प्रोटैगनिस्ट और लड़की से पूछती है क्या वो अल्ट्रा के अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट देखकर हैरान हुए। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो आसानी से हैरान हो जाते हैं। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि फ्यूचर में जो उसने देखा था उसके मुकाबले ये इक्विपमेंट काफी पुराना है। प्रोटैगनिस्ट सबके साथ वेयरहाउस के अंदर जाता है और कहता है कि ये जगह काफी इंप्रेसिव है। टेबल्स और डिस्प्ले केसेस के आसपास बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं।
यूनिवर्स डिस्प्ले केसेस की तरफ इशारा करके बोलती है कि यहाँ इक्विपमेंट डेवलप करने की वर्कशॉप है और अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो 1 वीक के अंदर ऑर्डर पूरा हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट हाथ पॉकेट्स में डालकर बोलता है कि उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स देने के लिए लोग हैं, लेकिन वो यहां से कुछ चीजें ले लेगा। वो 2 नाइव्स उठाता है और सोचता है कि शुरू के लिए ये काफी होंगी। फिर बोलता है कि अभी के लिए वो इन्हीं ब्लेड्स का यूज करेगा। वो नाइव्स को बेल्ट पर अटैच करता है और ब्लैक हेड लड़की से पूछता है क्या इंस्पेक्शन खत्म हो गई है। लड़की मुड़कर जवाब देती है कि क्योंकि ये उसका पहला दिन है तो हेड से मिलने के बाद ही काम खत्म होगा। तभी गिल्ड हेड रूम में एंटर करता है, हाथ उठाकर बोलता है तो यहीं हो तुम। वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि कंट्रोल सेंटर से एक अर्जेंट मैसेज आया है। वो ऐड करता है कि सारी टीम्स अभी मिशंस पर हैं, इसलिए सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। वो प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगता है कि पहले ही दिन उससे ये रिक्वेस्ट कर रहा है और पूछता है क्या वो मिशन पर जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर नाराज एक्सप्रेशन आ जाता है। वो सोचता है कि उसे आज जल्दी काम खत्म करके निकलने की उम्मीद थी। गिल लीडर बोलने ही वाला होता है कि अगर बात इतनी अर्जेंट ना होती, लेकिन प्रोटैगनिस्ट गुस्से के साथ बीच में काट देता है और पूछता है उसे कहां जाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट गाड़ी में रोड पर ड्राइव कर रहा होता है। ब्लैक हेड लड़की उससे पूछती है क्या वो पहुंच गया और सिचुएशन कैसी है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि पोर्टल जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर है और उसमें से बहुत सारे ह्यूज स्लग्स निकल रहे हैं। हरे रंग के स्लग्स बड़ी तादाद में पोर्टल से बाहर निकल रहे होते हैं। कोई आदमी चिल्लाता है कि स्लाइम के पास मत जाओ। कोई और चीखता है ये चिपचिपी चीज क्या है। स्लाइम एक ब्लॉन्ड आदमी के हाथ पर और शील्ड वाले आदमी के हाथ पर लग जाता है। प्रोटैगनिस्ट लड़की के साथ कार के पास खड़ा होता है और बोलता है लगता है ज्यादातर मॉन्स्टर्स को ऑलरेडी डील कर लिया गया है। फिर पूछता है क्या उन्हें सच में इंटरवीन करना चाहिए। यूनिवर्स बताती है कि उन्हें इन नए मॉन्स्टर्स के सैंपल्स चाहिए, इसलिए प्रोटैगनिस्ट को कम से कम 3 लाने होंगे और उनकी ओरिजिनल अपीयरेंस जितनी हो सके उतनी प्रिजर्व करनी होगी। प्रोटैगनिस्ट अपने कान पर कम्युनिकेशन डिवाइस को टच करता है और जवाब देता है कि वो सब समझ गया। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि फ्यूचर में ऐसे मॉन्स्टर्स से लोग दूर ही रहेंगे। लिली डर जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है। बहुत बड़े बदबू वाले स्लग्स आसपास होते हैं। एक स्लग का मुंह में बहुत सारे तेज दांत होते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स वीक होते हैं, लेकिन टकराने पर ये फट जाते हैं और बदबू वाली चिपचिपी चीज हर जगह फैल जाती है। रेड हेड लड़की टेंशन के साथ बोलती है कि यहाँ बदबू बहुत ज्यादा है और पूछती है क्या उन्हें सच में इनसे लड़ना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसने माना से अपनी स्मेल सेंस ब्लॉक कर दी है। फिर लड़की से पूछता है क्या वो इसे ये करना सिखा दे। लड़की आंखें फाड़कर पूछती है क्या वो सब ये माना से कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर उठाता है और बोलता है पहली बार शायद काम ना करे, लेकिन प्रैक्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिली खुशी से हाथ उठाकर बोलती है कि ये काम कर गया और अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर सोचता है कि उसे एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिला और उसे टैलेंटेड लड़की बोल देता है। फिर सीरियस चेहरे के साथ बोलता है कि वो यहीं खड़ी रहे, वो जल्दी से सैंपल्स पकड़ लेगा और फिर वो वापस चलेंगे। लिली मुस्कुराकर बोलती है कि वो सब समझ गई। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद कोई भी अच्छा सैंपल नहीं ले पाया, क्योंकि स्लग्स थोड़ी सी भी माना लगते ही फट जाते हैं और बिना माना के अटैक्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लोग बेलचे और बैग्स के साथ म्यूकस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर पैर से जोर लगाता है और सोचता है कि अब सैंपल्स पकड़ने का टाइम आ गया है। वो एक स्लग को पेड़ पर देखता है। वो पेड़ को लात मारता है। स्लग पेड़ से गिरकर प्रोटैगनिस्ट की तरफ आता है। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ पीछे ले जाता है और फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। वो ताइची स्किल यूज करता है। इसके बाद स्लग हवा के फ्लो में घूमता है, बहुत तेज अपनी एक्सेस पर रोटेट करता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट उसे बैग में डाल देता है और बोलता है एक हो गया। लिली पूछती है उसने ये कैसे किया और कहती है उसे भी सिखा दे। प्रोटैगनिस्ट गुस्से से बोलता है कि वो 100 बिलियन में सिखाएगा। लिली तुरंत मना कर देती है और बोलती है इतने पैसे में तो बहुत सारे चिकन आ जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये लड़की उसका सारा पैसा उड़ा देना चाहती है। वो कम्युनिकेटर के थ्रू यूनिवर्स को बताता है कि सैंपल्स कलेक्ट हो गए हैं, तीनों मिल गए हैं और वो उन्हें कलेक्शन टीम को देकर आज का काम खत्म कर देंगे। ब्लैक हेड लड़की हैरान एक्सप्रेशन के साथ पूछती है क्या वो इतनी जल्दी हो गया। वो बताती है कि ये उनका पहला टास्क था और पूछती है क्या वो नर्वस थे या उनके पास कोई क्वेश्चंस हैं। प्रोटैगनिस्ट कम्युनिकेटर को टच करके बोलता है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब वो पहुंचे तो बाकी लोग लगभग सब समझ चुके थे। लिली देखती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। ब्लैक हेड लड़की बोलती है कि वो सब समझ गई और उन्हें थोड़ा आसपास देखने को कहती है। तभी कोई आदमी प्रोटैगनिस्ट से पूछता है क्या वो व्हाइट हाउस से है। प्रोटैगनिस्ट मुड़कर देखता है। 3 आदमी उसकी तरफ आते हैं। ब्लैक और रेड शर्ट वाला आदमी बोलता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और पूछता है क्या वो नया है। प्रोटैगनिस्ट जवाब हाँ। उनमें से एक बोलता है उसने सुना है कि उन्होंने एक नया बंदा हायर किया है,
वो ऐड करता है कि शोल्डर बैंडेज देखकर लगता है कि प्रोटैगनिस्ट कमांडर है। प्रोटैगनिस्ट के बाजू पर WH लिखा हुआ बैंडेज होता है। एक आदमी पूछता है क्या उनके पास लोगों की कमी हो गई है जो एक न्यूबी को कमांडर बना दिया। ग्रीन हेड आदमी ब्लैक और रेड शर्ट में मुस्कुराता है और पूछता है क्या जो मूव प्रोटैगनिस्ट ने यूज किया वो उसकी एबिलिटी थी। यहीं पर ब्लैक हाउंड गिल्ड का कैप्टन चैन सुकॉन सामने होता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये उसका पुराना बॉस है और काफी टाइम बाद दोनों मिले हैं। वो सख्त नजर से उसे बोलता है कि बकवास बंद करे और सीधा पूछता है उसे क्या चाहिए। ग्रीन हेड आदमी कहता है कि ये घिनौने स्लाइम्स हर बार फट जाते हैं और उनसे नॉर्मल सैंपल्स कलेक्ट ही नहीं हो पा रहे। लिली चिंता भरे चेहरे के साथ हाथ में बैग पकड़कर खड़ी होती है। प्रोटैगनिस्ट शांत एक्सप्रेशन के साथ पूछता है क्या वो चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट शेयर करे, फिर तुरंत बोल देता है कि वो मना करेगा। ग्रीन हेड आदमी का चेहरा नाराज हो जाता है। वो पूछता है प्रोटैगनिस्ट की एज क्या है, क्योंकि वो इतनी फेमिलियरिटी से बात कर रहा है। तभी एक बड़ा आदमी डार्क कपड़ों में आगे आता है और सुकाओं को बोलता है कि अपनी हद में रहे। ये वॉरियर गिल्ड की 3rd टीम का हेड होता है। फिर पोनीटेल बांधे हुए बालों वाला एक आदमी आगे बढ़ता है, हाथ आगे करता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि इतना सख्त न बने। वो ऐड करता है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए, क्योंकि बैटलफील्ड पर उनका बार बार सामना होगा, इसलिए एक दूसरे को स्ट्रांग बनाना बेहतर रहेगा। ये रूलिंग फैमिली गिल्ड की 5th टीम का हेड होता है। यूनिवी गुस्से से खड़ी हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट से चिल्लाकर कहती है कि इनके प्रेशर में ना आए। वो ऐड करती है कि वो हेड के पास फॉर्मल कंप्लेंट करेगी। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ में बैग को जोर से भींचता है और सोचता है कि वो ये सब पहले भी काफी बार देख चुका है। वो जानता है कि अगर वो शेयर नहीं करेगा तो ये लोग बैग को जोर जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे। वो बैग जमीन पर फेंक देता है और बोलता है ले लो अगर लेना है। विलेन्स में से एक बोलता है कि उसे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। प्रोटैगनिस्ट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैग पर बैठ जाता है। वो बदमाशों से कहता है अगर ले सकते हो तो ले लो। डार्क कपड़ों वाला गुस्से से पूछता है उसने क्या कहा। पोनीटेल वाला बोलता है कि वो सिर्फ नेगोशिएशन की कोशिश कर रहा था। सुकाओ मुट्ठी भींच लेता है और प्रोटैगनिस्ट से पूछता है क्या वो वाकई बात को दूसरे तरीके से सेटल करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे खड़ी लिली से बोलता है कि जब वो सिग्नल दे तो सब कुछ जला देना ताकि सब घबरा जाएं। रेड हेड लड़की आंखें फाड़कर पूछती है क्या उसे सबको जला देना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट थोड़ी घबराहट के साथ बोलता है नहीं, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो कहता है सिर्फ जमीन को जलाना है। वो सोचता है कि वो लिली को कभी डिजास्टर नहीं बनने देगा। ग्रीन हेड आदमी अपनी मुट्ठी प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट करके जोर से बोलता है उठाओ, ताकि वो उसे सबक सिखा सके। तभी पोर्टल के पास बहुत सारी क्रैकलिंग एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। ग्रीन हेड आदमी चिल्लाता है पोर्टल को क्या हो रहा है। पोर्टल से फिर से स्लाइम निकलता है। डार्क कपड़ों वाला नोटिस करता है कि ये स्लग बहुत बड़ा है। सुकाओ जोर से ऑर्डर देता है सबको फाइट के लिए रेडी रहने को। बहुत लोग सड़क पर दौड़ने लगते हैं। एक बहुत बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर जिसके काफी टेंटिकल्स और शेल होती है जमीन पर आ गिरता है। बहुत सारे आर्म्ड लोग सीधा उसकी तरफ भागते हैं। व्हाइट शर्ट वाला आदमी प्रोटैगनिस्ट से चिल्लाकर बोलता है अगर वो हिट हुआ तो जिम्मेदारी उसकी होगी। प्रोटैगनिस्ट बैग से उठता है, उसे हाथ में लेता है और बोलता है उसे समझ आ गया। वो लिली से कहता है कि बैग्स कार में रख दें। लड़की खुशी से हां बोल देती है। ग्रीन जैकेट वाला आदमी एक टेंटिकल पर अटैक करता है और गुस्से से चीखता है ये कट क्यों नहीं रहा। शील्ड वाला आदमी अटैक ब्लॉक करता है और हैरानी से पूछता है इतनी पावर कहां से आ रही है। एक टेंटिकल ग्रीन जैकेट वाले को पकड़ लेता है। ग्रे शर्ट वाला कमांड देता है पहले टेंटिकल्स काटो। ब्लैक हेड लड़की कम्युनिकेटर पर प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि उसे फाइट में जाना चाहिए। लिली बैग्स कार में रख देती है। यूनिवी प्रोटैगनिस्ट से बोलती है कि सिर्फ एक हिट काफी है ताकि लूट क्लेम की जा सके। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और बोलता है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो घूमकर कहता है इस तरीके से ये लोग इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से जमीन पर जोर से वार करता है। कोई चिल्लाता है टैंक्स को पहले टेंटिकल्स हैंडल करने को। वो ऐड करता है कि इसका म्यूकस शील्ड्स को घुला देता है। सुकाओ हाथ उठाकर ऑर्डर देता है टैंक्स को पीछे हटने का और दूर से अटैक करने का। टैंक्स स्लाइम से दूर भागते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है ये छोटे स्लग्स जैसा नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ट्रंक पर बैठकर बाहें क्रॉस करता है जब तक सब लोग यहां से नहीं जाते।
लिली पूछती है वो कितनी देर तक ऐसे ही देखते रहेंगे। कोई स्टोन हैंड्स वाले आदमी को तेज भागने को चिल्लाता है। वो लड़खड़ाता है और माफी मांगता है। गोहू, जो लगभग पकड़ा जा चुका होता है, हेल्प मांगता है। सुकाओ उसे बेवकूफ बोलता है और कहता है अपनी एबिलिटीज यूज करके भागो। स्टोन हैंड्स वाला आदमी एक टेंटिकल से पूरी तरह लपेटा लिया जाता है। मॉन्स्टर उसे अपने मुंह की तरफ खींचता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। प्रोटैगनिस्ट बाकी फाइटर्स से पूछता है कि वो खुद को उसके साथी कैसे कह सकते हैं। वो मॉन्स्टर का टेंटिकल काट देता है। मॉन्स्टर दर्द में जोर से चीखता है। गोहू जमीन पर गिरता है और प्रोटैगनिस्ट को थैंक्स बोलता है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और कहता है कि अपनी पावर्स ऐसे यूज नहीं की जाती। वो ऐड करता है अगर उसे सही तरीका सीखना है तो फाइट के बाद उसे ढूंढना। ब्राउन हेड आदमी के हाथ पत्थर जैसे रहना बंद हो जाते हैं। वो हैरानी से प्रोटैगनिस्ट को देखता है। प्रोटैगनिस्ट सख्त आवाज में लिली से कहता है अब शुरू करते हैं। लिली पीछे से मुट्ठी भींचकर हां में जवाब देती है। एक बहुत ब्राइट फ्लेम उभरती है। ऊपर से देख रहा कोई आदमी हैरानी से चिल्लाता है, इतनी ज्यादा आग अचानक कहां से आ गई? आसमान में एक ड्रोन आग के ऊपर घूम रहा होता है। ब्लैक हेड लड़की कम्युनिकेटर पर कहती है बाकी सुपर ह्यूमंस को देखें और जल्दबाजी ना करें। वो ऐड करती है सपोर्ट टीम 5 मिनट में पहुंच जाएगी, इसलिए मिलकर फाइट करना बेहतर होगा। प्रोटैगनिस्ट आग के पास शांति से खड़ा होता है और बोलता है 5 मिनट में मदद दूसरों के लिए आ जाएगी, इसलिए बेहतर है सारा लूट खुद ही ले लिया जाए। ब्लैक हेड लड़की रिपोर्ट करती है आग की वजह से ड्रोन पास नहीं आ पा रहा, उसे थोड़ा दूर ले जाना होगा। बहुत बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर आग की दीवार के पीछे मूव करता है। यूनिवी चिंता भरे चेहरे से चिल्लाती है लूट से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। प्रोटैगनिस्ट कम्युनिकेटर पर उंगलियां रखता है और कहता है उसे टेंशन न ले, वो मॉन्स्टर को हराकर बिल्कुल ठीक लौटेगा। लड़की जवाब देती है कि वो नहीं चाहती कि प्रोटैगनिस्ट को कोई चोट लगे। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ब्रूटल है, इसलिए इसके बारे में एक इलस्ट्रेटेड बुक में एंट्री होगी। उसे याद आया कि उसने एक बुक पढ़ी थी जिसमें इस मॉन्स्टर की इन्फो थी। इसका नाम था स्टिंकिंग स्नेल किंग। इमरजेंसी के टाइम काम आए, इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर को हराने की स्ट्रैटेजी याद रखना जरूरी समझा। उसने सोचा कि फायर इसकी वीकनेस है, क्योंकि जब उन्होंने आग लगाई थी तब मॉन्स्टर क्लियरली स्लो हो गया था। स्लाइम किंग प्रोटैगनिस्ट और लड़की की तरफ बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट जमीन से पुश करता है और लिली को कहता है कि उसे कवर करें। लड़की अपने हाथ दोनों तरफ फैला देती है, अपने ऊपर फ्लेम बना लेती है और हाँ में जवाब देती है। टेंटिकल्स प्रोटैगनिस्ट की तरफ रश करते हैं। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि ये टेंटिकल्स फिर से ग्रो हो रहे हैं। एनिमी बहुत जल्दी रिकवर कर रहा था। वो ऐड करता है कि उसे रेड हेड गर्ल की हेल्प चाहिए होगी। प्रोटैगनिस्ट एनिमी के टेंटिकल्स काटकर राइट की तरफ भागता है, फिर लड़की को कमांड देता है अब एक्ट करो। लिली के पीछे से आगे की तरफ बहुत सारी फ्लेम्स निकलती हैं। मॉन्स्टर के टेंटिकल्स जल उठते हैं। प्रोटैगनिस्ट आगे भागता रहता है और लड़की को कंटिन्यू करने को कहता है। रेड हेड गर्ल एक कंटेंट एक्सप्रेशन के साथ सांस लेती है। जमीन पर कई कटे हुए टेंटिकल्स पड़े होते हैं। प्रोटैगनिस्ट इमेजिन करता है कि जब स्लाइम किंग के ज्यादा टेंटिकल्स कट हो जाते हैं तो वो रिकवर करने के लिए शेल के अंदर छुप जाता है। वो सिंक जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करता है जहां मॉन्स्टर छुपा होता है। प्रोटैगनिस्ट उस सिंक के पास जाता है और सोचता है कि बुक के मुताबिक मॉन्स्टर पैसेज भी ब्लॉक कर देता है। लिली पास आकर पूछती है कि मॉन्स्टर बंद हो गया है या नहीं और अब वो क्या करेंगे। प्रोटैगनिस्ट एक तेज मेटल ऑब्जेक्ट निकालता है और कहता है कि जो चीज उन्होंने कार से ली थी वही यूज करेंगे। वो मॉन्स्टर के शेल को इमेजिन करता है और सोचता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए अलग अलग जगह एम करना होगा। वो अपने हाथों में ब्लो एनर्जी कंसंट्रेट करता है और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का एंड सिंक पर रखता है। वो अपना वेपन सीधा सिंक के अंदर घुसा देता है, फिर डैगर स्विंग करता है और स्ट्राइक करने ही वाला होता है। लिली ये सब देखकर सोचती है कि उसे बोरिंग लग रहा है। बैटल का एक पार्टिसिपेंट फायर की तरफ देखकर पूछता है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। गोहो को याद आता है कि प्रोटैगनिस्ट ने पहले उसे कहा था कि पावर्स को गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, और अब वो सोचता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट सच कह रहा था। थका हुआ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने सिंक के अंदर बहुत सारे मेटल पिन्स हैमर कर दिए हैं और अब लास्ट स्टेज पर जाने का टाइम आ गया है। सिंक पर काफी क्रैक्स आ चुकी होती हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि नेल्स ड्राइव हो चुके हैं, अब उसे सेंटर पर एम करना होगा। वो ऐड करता है कि इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो वो कर सकता है वो है ग्रेट सी ऑफ माइंड टेक्निक। प्रोटैगनिस्ट अपने मुट्ठी में ब्लू एनर्जी जमा करता है और सिंक पर पंच मारता है। उसकी फिस्ट के अराउंड ब्राइट क्रैकलिंग एनर्जी दिखने लगती है। ये लाइटनिंग फिस्ट टेक्निक थी। पंच लगते ही शेल टूटने लगता है। प्रोटैगनिस्ट दर्द से चेहरा सिकोड़ लेता है। इलेक्ट्रिसिटी मेटल नेल्स के बीच सर्कुलेट करती है। मॉन्स्टर का शेल ब्रेक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट और मॉन्स्टर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि टेस्ट के दौरान उसने सोचा था कि इस टेक्निक को 2 बार यूज करना ओवरकिल होगा, लेकिन उसका बॉडी इतना वीक है कि वो एक बार भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा।
लिली दौड़कर गिरे हुए प्रोटैगनिस्ट के पास आती है। उसके चेहरे पर डरा हुआ एक्सप्रेशन होता है। वो पूछती है क्या उसे बिजली लगी। प्रोटैगनिस्ट दांत भींचकर कहता है कि लड़की उसे उठाने में मदद करे। वो उसे खड़ा करती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि शायद उन्होंने मॉन्स्टर को ओवरपावर कर लिया है। लिली पूछती है क्या फायरवॉल हटा सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और सारा लूट खुद लेना चाहते हैं। प्रोटैगनिस्ट चॉप टेंटिकल को लड़की के पकड़े हुए बैग में डालता है और बताता है कि इसका मीट बहुत सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट से भरा होता है। लिली खुशी से पूछती है क्या ये सच है। वो आंखें बंद करके एक्साइटेड वॉइस में कहती है कि चिकन स्नेल उसका वेट कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ग्लास से ड्रिंक पीता है, ग्लास टेबल पर रखता है, गाली देता है और कहता है रेड हेड लड़की प्रोटैगनिस्ट की गाली पर ही फिक्स हो जाती है। जब वो चिकन का एक बाइट लेती है तो उसे लगता है कि वो हर बार खाना खाती टाइम यही बोलता है। लड़की बिल्कुल वही गाली बोल देती है जो प्रोटैगनिस्ट बोलता था। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट अपने मुंह से ड्रिंक थूक देता है और सोचता है कि बिना वजह नहीं कहते कि बच्चों के सामने अपनी जुबान कंट्रोल करनी चाहिए। मेन कैरेक्टर अपना चेहरा पोंछता है और लड़की को कहता है कि ये बैड वर्ड है, उसे नहीं बोलना चाहिए। लिली पूछती है कि वो क्यों नहीं बोल सकती जब वो खुद बोल रहा है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि बस वो बोल सकता है पर वो नहीं। लड़की फिर पूछती है कि जब वो चिकन खाता है तभी गाली क्यों देता है। आसपास की कई बिल्डिंग्स पर हरी भरी वेजिटेशन उग चुकी होती है। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करता है और सोचता है कि वो काफी टाइम से ग्रेट सी ऑफ माइंड टेक्निक यूज कर रहा है, लेकिन ये टेक्निक यूज करने के बाद भी उससे मार ही रही है। वो सोचता है कि कल रात की ड्रिंकिंग के बाद और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्केप्टिकल एक्सप्रेशन के साथ वो मानता है कि ये टेक्निक सिर्फ इमरजेंसी एड के जैसे काम करती है, बिना वजह पीने की जरूरत नहीं थी। वो अपना स्मार्टफोन ऑन करता है और सोचता है कि आज सुबह कितनी कॉल्स आई होंगी। तभी एक ब्लैक हेड लड़की चिल्लाते हुए पूछती है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। प्रोटैगनिस्ट फोन से नजर हटाकर कहता है कि उसके मसल्स इतने दर्द कर रहे थे कि वो बस सोता ही रह गया। कल उसने बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर लिया था। लड़की वर्ड एक्सप्रेशन के साथ सॉरी बोलती है और पूछती है कि अब वो बेटर फील कर रहा है या नहीं। प्रोटैगनिस्ट अपनी जगह से उठता है और कहता है कि अभी भी ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। फिर वो पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए था। ब्लैक हेड लड़की बताती है कि वो एक्टिवली लोग रिक्रूट करने का प्लान बना रही है प्रोटैगनिस्ट की टीम के लिए, इसलिए वो उसका ओपिनियन चाहती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि टीम लीड करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। वो इमेजिन करता है एक सेटअप जिसमें फिल्म क्रू, मेडिकल टीम और टेक्निकल सपोर्ट टीम होगी। वो सोचता है कि फिल्मिंग, सपोर्ट और मेडिकल हेल्प के लिए अलग अलग ग्रुप्स चाहिए होंगे और एक ऑपरेटर भी जो कंट्रोल रूम से सबको कोऑर्डिनेट करे। वो कंट्रोल रूम का सीन इमेजिन करता है जहां एक ऑपरेटर बैठा है। उसके दिमाग में ये भी आता है कि उसे सेक्रेटरीज भी चाहिए होंगी जिनके ऊपर स्केड्यूल बनाना और पेपर वर्क संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये लोग टीम की इफेक्टिवनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। वो ब्लैक हेड लड़की से कहता है कि वो उन लोगों को अपनी पसंद से चूज करे क्योंकि उसे लोगों को समझने की अच्छी समझ है। उसकी बात सुनकर लड़की हल्का सा स्माइल करती है। वो आंखें बंद करके कहती है ठीक है, क्योंकि आखिर उसने ही उसे हायर किया था। वो ऐड करती है कि अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो लंच के बाद सब लोग उसे कॉल कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा नर्वस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो एक आदमी को साथ लाना चाहता है। वो बताता है कि वो गू घू ब्लैक हाउंड गिल्ड से है। वो ग्रीन जैकेट पहने एक आदमी को इमेजिन करता है जिसके गाल पर पसीने की बूंदें गिर रही होती हैं। वो लड़की से कहता है कि उससे कांटेक्ट करे। व्हाइट हाउस गिल्ड का हेड प्रोटैगनिस्ट को 3 दिन की छुट्टी लेने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट स्मार्टफोन पर वीडियो लिंक के थ्रू चैप्टर को देखकर कहता है कि वो बस थोड़ा सा थक गया है। गिल्ड हेड अपनी मुट्ठी भींचकर कहता है कि यून हावी ने उसे सब बता दिया है और जब तक पूरी टीम गैदर नहीं होती प्रोटैगनिस्ट मिशन पर जा ही नहीं सकता। मेन कैरेक्टर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि कुछ दिन का ब्रेक लेना उसे बुरा नहीं लगेगा। गिल्ड हेड उसे बताता है कि वो रेस्ट करे और ज्यादा टेंस ना हो क्योंकि वो उनकी गिल्ड का फ्यूचर है। वो ऐड करता है कि जब प्रोटैगनिस्ट बेटर हो जाए तो वो दोनों साथ फाइट करेंगे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बीच में ही बात काट देता है। वो फोन से नजर हटाकर रेड हेड लड़की से पूछता है कि क्या वो भूखी है। फिर गिल्ड हेड को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो अच्छा रेस्ट करेगा। चीयरफुल लिली पूछती है कि क्या वो चिकन खाएंगे। प्रोटैगनिस्ट ग्लूमी स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि वो और भी ज्यादा टेस्टी चीज बनाएगा। वो इमेजिन करता है रेड फेदर्स और सोचता है कि पिछली डिश के अनलाइक ये वाली फ्रेश और टेस्टी इंग्रेडिएंट से बनी होगी। वो गोल गोल वेजिटेबल्स इमेजिन करता है और सोचता है कि इनका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होगा। वो ग्रीन मॉन्स्टर मीट इमेजिन करता है और सोचता है कि उसने स्नेल का हार्ट भी ऐड किया है। उसके दिमाग में ग्रीन बॉल से निकलती हुई ग्रीन एनर्जी का इमेज आता है और वो सोचता है कि ये एक स्पेशल मैना हेल्दी डिश है। मेन कैरेक्टर रेड हेड लड़की को बोन एपेटीट विश करता है। वो डिश का नाम रखता है हेलिश स्नेल मीट सूप और पैन से एक पोर्शन निकालता है। वो कहता है कि कलर थोड़ा अजीब है पर यह हेल्दी फूड है। लिली मुंह फेर लेती है और कहती है कि कल उसने बहुत चिकन खा लिया था और वो अभी भूखी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या ये सच है। फिर कहता है कि अफसोस की बात है। वो खुद खाना चबाता है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी और रिच है। लिली पीछे से पूछती है कि क्या ये सच में इतना अच्छा है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो उसका पोर्शन भी खा सकता है। लिली तुरंत उसे रोककर चिल्लाती है कि नहीं, वो खुद खाएगी।
मेन कैरेक्टर स्टर्न लुक के साथ कहता है कि उसने ही तो बोला था कि उसे नहीं चाहिए। लड़की थकी हुई नजर से प्रोटैगनिस्ट को देखती है, फिर अपना सर झुकाकर कहती है कि कल वो बहुत खुश थी। मेन कैरेक्टर प्लेट उठाता है और कहता है कि ड्रामा मत करो, दुनिया टेस्टी खाने से भरी पड़ी है। लिली अपसेट एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि डिनर में वो फ्राइड पोर्क बेली खाएंगे। लड़की पूछती है कि पोर्क बेली कैसी होती है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो चिकन से महंगी होती है। लड़की अपनी चिन पर हाथ टिकाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो कहती है कि ये तो जीने लायक चीज लगती है। प्रोटैगनिस्ट, जो असल में खुद कल्प्रिट है, सोचता है कि इस लड़की ने ऐसी बकवास बातें आखिर सीखी किससे है। मेन कैरेक्टर अपनी जगह से उठता है, हाथ स्ट्रेच करता है और लड़की को कहता है कि अच्छा खाना खाने के लिए डाइजेशन इंप्रूव करनी पड़ती है। वो ऐड करता है कि उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि वो ट्रेजर हंटिंग पर जा रहे हैं। लड़की उसके पीछे पीछे चलती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। फर्स्ट गेट के ओपन होने के बाद जो मॉन्स्टर्स बचे होते हैं वो अपनी रहने की जगह दिखाने लगते हैं। रेड स्काई के बैकग्राउंड में कई बर्ड्स उड़ते हुए दिखते हैं। उनमें से कुछ ऑक्स एक ट्राइब बनाकर इकट्ठा हो चुके होते हैं। एक मस्कुलर ऑर्क जिसके कंधे पर शोल्डर पैड लगा होता है, अपने हाथ में तलवार पकड़ के खड़ा होता है। उनकी टेरिटरी के बीच में दूसरी डायमेंशन का एक रेलिक मौजूद होता है। उस जगह पर कई ऑर्क्स खड़े होते हैं, सबके हाथ में गदाए होते हैं और वो सब ऑर्क की पत्थर वाली मूर्ति के पास जमा होते हैं। ये पूरा एरिया ऑर्क ट्राइब की पोजीशन लगता है। मेन कैरेक्टर दूर से बाइनोकुलर्स के थ्रू सब ऑब्जर्व करता है और कहता है कि शायद रेलिक उस स्टोन स्टैचू के अंदर ही है। वो सोचता है कि पहली एक्सपेडिशन टीम ने टाइम पर पहुंचकर उसे ढूंढ लिया था और ले गए थे, लेकिन इस बार वो उनसे पहले पहुंच जाएगा। वो बाइनोकुलर्स अपनी आंखों से हटा लेता है और अंदाजा लगाता है कि ट्राइब में लगभग 200 ऑक्स होंगे। वो ऐड करता है कि सेंट्रल क्रिस्टल की वजह से उसका बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुका है, लेकिन अकेला होने के बावजूद इतने सारे ऑक्स बहुत ज्यादा हैं। मेन कैरेक्टर अपनी जगह से उठता है और रेड हेड लड़की को बताता है कि वो अंदर घुसेगा और जैसे ही वो सिग्नल देगा लड़की को आग लगा देनी है। लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि सिग्नल कैसे पता चलेगा। मेन कैरेक्टर उंगली से एक जगह की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, दूसरी तरफ जो टॉर्च जल रही है, जैसे ही वो बुझ जाए तुम एंट्रेंस को आग लगा देना। लड़की उसे क्वेश्चनिंग लुक से देखती है। वो आगे कहता है कि ये काम मुश्किल नहीं है और अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और सिग्नल मिस हो गया तो रेलिक भूल जाओ। लिली हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ बोल देती है। मेन कैरेक्टर कंसीलमेंट यूज करता है। उसका बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो ऑर्क टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगता है। पहाड़ी पर खड़ी रेड हेड लड़की एक ट्रांसल्यूसेंट सिलुएट के जैसे प्रोटैगनिस्ट को देख रही होती है। मेन कैरेक्टर 2 गार्ड्स के पास से निकल जाता है और सोचता है कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे डिटेक्ट कर सके जब तक कोई और ज्यादा स्ट्रांग एनिमी अपीयर ना हो। स्टैचू के आसपास बहुत सारे ऑर्क्स खड़े होते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि स्टैचू पर लगभग 10 ऑर्क्स गार्ड कर रहे हैं। वो अपना डैगर निकालता है और सोचता है कि उन्हें अकेला ही संभाल सकता है। डैगर का टिप तेज रोशनी से चमक उठता है। तभी उसकी नजर एक टैटू वाले चेन्स पहने ऑर्क पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये ट्राइब का लीडर है, एक म्यूटेंट ऑर्क। उसे एक पुराना सीन याद आता है जब एक ऑर्क ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और अटैक के टाइम अनबिलीवेबल मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ दिखाई थी जब एक्सपीडिशन टीम पर हमला हुआ था। वो जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और सोचता है कि ये ओपोनेंट बहुत डेंजरस है, इसलिए प्लान के हिसाब से ही चलना बेहतर है। प्रोटैगनिस्ट पत्थर को आगे फेंक देता है। उधर एक मेटल का बर्तन, फ्राइंग पैन, गिरकर जमीन पर आवाज करता है। लिली सब देख रही होती है और समझ जाती है कि यही सिग्नल है। 2 ऑर्क्स इधर उधर देखते हैं। ऑर्क चीफ्टन अपनी तलवार आगे करता है और गुर्राता है। उसके बाद बहुत सारे ऑर्क्स उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। मेन कैरेक्टर स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि अब वो मौका यूज करके स्टैचू को जल्दी से डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन ऑर्क लीडर अपने डोमेन में बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है और अचानक प्रोटैगनिस्ट के पीछे अपीयर हो जाता है। मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद ऑर्क ने उसे स्मेल कर लिया। ऑर्क अपना पाव आगे बढ़ाता है और कटिंग अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत पीछे हटकर भागने लगता है और समझ जाता है कि ये ऑर्क सच में स्ट्रांग है। टेंस एक्सप्रेशन के साथ वो भागता है और सोचता है कि अब रिट्रीट करना ही सही है। ऑर्डिनरी ऑर्क्स आग को पानी की बाल्टियों से बुझा रहे होते हैं और ऑर्क लीडर प्रोटैगनिस्ट का पीछा करता रहता है। मेन कैरेक्टर नर्वस हो जाता है और सोचता है कि अब छुपना बेकार है। लिली कम्युनिकेटर पर पूछती है कि क्या उसे नोटिस कर लिया गया है। प्रोटैगनिस्ट लड़की की तरफ मुंह घुमाता है और कहता है कि वो भी भाग जाए। रात का आसमान उनके ऊपर चढ़ चुका होता है। दोनों एक टूटी हुई काट के पास बैठ जाते हैं। मेन कैरेक्टर अपने सिर के पीछे हाथ घुमाकर सोचता है कि ज्यादा देर नहीं भागे थे, फिर भी दोनों बिल्कुल थक चुके हैं। रेड हेड लड़की आंखें बड़ी करके कहती है कि उसे ये जगह याद आ रही है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो यहाँ पहले आई थी। लड़की पास की गुफा की तरफ इशारा करके बताती है कि हाँ, वो इसी से बाहर निकली थी जब गेट से आई थी। लिली उदास एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि कुछ अजीब लोग थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो भाग गई। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो रेड काइट ग्रुप के लोग थे। उसके दिमाग में सांप के अराउंड लपेटी हुई तलवार का सिंबल आता है।
वो सोचता है कि शायद ये उनका हाइड आउट है और हैरान होता है कि किसने सोचा होता कि वो ऑर्क्स के ट्राइब के बिल्कुल पास बस गए होंगे। मेन कैरेक्टर लिली के सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके मुस्कुराकर सोचता है कि इस सिचुएशन का सही यूज किया जा सकता है। वो आंखें खोलता है और लड़की को अंदर चलने का इनविटेशन देता है। लड़की हेजिटेंट होकर पूछती है कि क्या सच में जाना जरूरी है, क्योंकि वो वहां जाना नहीं चाहती। प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ घूमता है, अपने अंगूठे से पास की झाड़ियों की तरफ इशारा करता है और कहता है, फिर तुम वहां छुप जाओ, चुपचाप बैठी रहना, अगर कुछ भी हो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। वॉकी टॉकी हाथ में पकड़े हुए लड़की झाड़ियों की तरफ भाग जाती है। प्रोटैगनिस्ट केव के अंदर जाता है, फिर से कंसीलमेंट यूज करता है और उसका बॉडी फिर से ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। वो एक आदमी के पास से निकलता है जो दीवार से टिक कर राइफल के साथ बैठा होता है और सोचता है कि रेड स्नेक ग्रुप छोटा नहीं है। वो मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ता है और गार्ड्स देखकर कंफर्म करता है कि ये उनका सीक्रेट हाइड आउट ही है। उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये लोग ऑर्क्स के पास ही बेस बनाकर क्यों बैठे हैं। मेन कैरेक्टर देखता है कि हुड और मास्क पहने हुए आदमी एक केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं जहां बहुत सारे ग्लास कंटेनर्स रखे हुए हैं। वो सोचता है कि ये लोग क्या बना रहे हैं। एक मास्क्ड आदमी के हाथ में सफेद पाउडर से भरा बैग होता है। प्रोटैगनिस्ट उस बैग को देखकर संकित नजर से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि ये स्नेक ड्रग हो सकता है जो दूसरी दुनिया के प्लांट से बनाया गया था। पास्ट में बहुत से लोग इस ड्रग के शिकार बने थे, वो पागल हो गए थे और आखिरकार मर गए थे। यहाँ आदमी एक दूसरे से लड़ते, धक्का मुक्की करते और सफेद पाउडर के बैग के लिए झपट मार रहे थे जिसमें से लाल धुआं निकल रहा था। पुलिस ने इस ड्रग के केस में सालों तक इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि किसने सोचा होता कि ये लोग ऐसी जगह छुपे होंगे। तभी एक ब्लैक कैप वाला आदमी चिल्लाता है और मास्क लोगों को बोलता है कि जल्दी काम खत्म करो, क्योंकि अगर कल तक कोटा पूरा नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर एंट्रेंस पर खड़े 3 गार्ड्स के पास से निकल जाता है। वो अंदाजा लगाता है कि यहाँ लगभग 100 आर्म्ड रेड वाइपर मेंबर्स हैं और करीब 30 लोग ड्रग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। बॉक्सेस के अंदर पड़े व्हाइट पाउडर के बैग्स देखकर वो सोचता है कि यहाँ लगभग 50 किलो स्नेक ड्रग है। उसे नहीं पता कि ये पैसों में कितना होगा, लेकिन वो जानता है कि ये कई ट्रिलियन से कम नहीं होगा। तभी एक आदमी गुस्से में दूसरे पर चिल्लाता है और पूछता है कि इस बेवकूफ ने क्या कर दिया, क्या वो मजाक उड़ा रहा है। ब्लैक कैप वाला आदमी फॉर्मल कपड़ों वाले आदमी से कहता है कि रीसेंट डेज में डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई कम पड़ रही है। वो ऐड करता है कि कल एक और बेवकूफ मर गया, इसलिए प्रोडक्शन और स्लो हो गई है। एक बिजनेस सूट पहने आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि उन्होंने पहले ही कहा था ज्यादा वर्कर्स हायर करो। कैप पहने आदमी ने तुरंत माफी मांगी और बोला कि वो सिर्फ उन लोगों को लेते हैं जो मर भी जाएं तो कंपनी को नीचे ना खींच ले जाएं। ये सुनकर मेन कैरेक्टर का दिमाग घूम गया और उसने सोचा कि ये लोग पक्के विलन क्रीचर्स हैं। जैसे ही उसके मन में ये बात आई, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने 2 आदमी अलर्ट हो गए। अचानक पूरे रूम की लाइट चली गई। एक गार्ड बोला ये क्या हो रहा है, दूसरा गुस्से में चिल्लाया लाइट क्यों बंद है। एक और गार्ड पैनिक में बोला कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा और लाइट ऑन करने को कहा। तभी किसी ने पूछा कहीं कोई अनइनवाइटेड गेस्ट तो नहीं आ गया, और उसी वक्त ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा चिल्लाया कि स्नेक मिसिंग है। उसी केओस के बीच ट्रांसलूसेंट सा मेन कैरेक्टर एक बॉक्स उठाए क्वाइटली बाहर निकल रहा था, जब बाकी लोग रूम में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने नोटिस किया कि फुटप्रिंट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। आसमान में आधा चांद निकला हुआ था। मेन कैरेक्टर ने धीरे से पूछा, लिली कहाँ हो? तब बुशेस के अंदर से एक रेड हेड लड़की निकली और पूछा, क्या काम हो गया? मेन कैरेक्टर ने शांत आवाज में बोला, ये तो बस शुरुआत है, और ऐड किया कि अब कैचअप गेम होगा, इसलिए रेडी रहना पड़ेगा। रेड हेड लड़की मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसा कैचअप? मेन कैरेक्टर सीरियस हो गया और बोला कि काफी लोग उनके पीछे भागेंगे, बस उन्हें पकड़ने नहीं देना है। वो लिली को बॉक्स के अंदर बिठा देता है और लड़की बोलती है कि ये फन लग रहा है। मेन कैरेक्टर तुरंत बोलता है, फन कम डेंजरस ज्यादा है, इसलिए चुप रहना। तभी एक मशीन गन वाला आदमी केव से बाहर भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, इंट्रूडर यहीं है, पकड़ लो। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा सिर घुमाता है और कैजुअली बोलता है, लो आ गए कैचर्स। फिर लिली को बॉक्स के अंदर छुपने को कहता है। वो आर्म्ड लोगों को स्माइल देकर बोलता है कि वो बॉक्स ले जा रहा है और उन्हें थैंक्स भी बोल देता है, जैसे कोई डिलीवरी पिकअप हो। एक आर्म्ड आदमी गुस्से में ऑर्डर देता है, इसे मार दो। 3 लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर बुलेट्स को ऐसे डॉज करता है जैसे स्लो मोशन प्रैक्टिस चल रही हो। वो मनी मन सोचता है, ग्रेट, अब पूरी टीम मेरे पीछे है। एक सोल्जर चिल्लाता है कि बुलेट्स लग क्यों नहीं रही। कमांडर गुस्से से चिल्लाता है कि एम लेकर फायर करो, और साथ ही उन्हें फूल्स बोल देता है। आगे जाकर मेन कैरेक्टर ऑर्क्स के सामने पहुंचता है और स्मग स्माइल के साथ बोलता है कि उसे काफी फेमिलियर फेसेस दिख रहे हैं। ऑर्क लीडर जोर से रोर करता है और तलवार पॉइंट करता है। उसके साथ ही बाकी ऑर्क्स अटैक के लिए दौड़ पड़ते हैं। पीछे मशीन गनर्स टेंशन में ये सब देख रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बॉक्स को थोड़ा टिल्ट करता है और रेड हेड लड़की को बाहर आने को कहता है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है और बॉक्स को जोर से हवा में उछाल देता है। सोल्जर्स चिल्लाते हैं कि ये बंदा पागल हो गया है। ऑक्स भी ऊपर उड़ता हुआ बॉक्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉक्स नीचे गिरता है और पाउडर जैसे क्रम्बल हो जाता है।
एक ग्रे हेड सोल्जर कमांडर से पूछता है अब क्या करें। कैप वाला आदमी ऑर्डर देता है कि मॉन्स्टर्स को मारो और स्नेक को पकड़ो, बाद में स्काउंड्रल को देख लेंगे। मेन कैरेक्टर साय करता है और बोलता है कि अब यहां से निकलने का टाइम आ गया है और हाइडिंग स्किल एक्टिवेट कर देता है। कमांडर ऑर्डर देता है कि ऑक्स को मारो और उन्हें पास मत आने दो। मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। ऑक चीफ्टन भागते हुए जमीन हिला देता है। कमांडर चिल्लाता है तुम लोग क्या कर रहे हो, फायर करो। एक सोल्जर पैनिक में बोलता है कि बुलेट्स उसके अंदर जा ही नहीं रही। कमांडर ऑर्डर देता है कि पहले उस ग्रे हेड आदमी को फिनिश करो। ऑक चीफ एक वाइड अटैक करता है और एक सोल्जर को काट देता है। थोड़ी दूर हिल पर लिली मेन कैरेक्टर के साथ खड़ी होती है और पूछती है कि ये सब कब खत्म होगा। फिर सीधा बोल देती है कि उसे भूख लगी है। मेन कैरेक्टर सीरियस टोन में बोलता है कि हर टास्क इजी नहीं होता। नीचे देखता है और बोलता है कि वेट ज्यादा लंबा नहीं होगा। फिर कैजुअली पूछता है कि क्लीन अप अभी करना चाहिए या नहीं। नीचे कैप वाला आदमी जमीन पर पड़ा कांप रहा होता है और ऑर्क चीफ से मर्सी मांगता है। ऑर्क उसे एक पंच मारता है और फिस्ट ऊपर उठाकर मेनेसिंग रोर करता है। तभी मेन कैरेक्टर पीछे से आकर ऑर्क लीडर को डैगर से स्टैब करता है और बोलता है कि उसने विलन्स को अच्छा हैंडल किया। वो डैगर निकालकर जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि लीडर मर गया तो बाकी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बाकी ऑग्स ये देखकर कांपना शुरू कर देते हैं, फिर डर के मारे भाग जाते हैं। मेन कैरेक्टर एक स्टैचू पर हैमर से वार करता है। स्टैचू क्रैक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि रिक्वायर्ड आइटम मिल गया है। इन्फो विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है गार्डियन ब्रेसलेट। उसके दिमाग में 2 चमकते ब्रेसलेट्स की इमेज आती है। वो सोचता है कि ये आर्टिफैक्ट वेरर को हील करता है, कंडीशन इंप्रूव करता है और माना यूज करके प्रोटेक्टिव स्पेल एक्टिवेट होता है। दोनों ब्रेसलेट्स पहने हो तो इफेक्ट और स्ट्रांग होता है। वो अपने हाथ के ब्रेसलेट को देखता है और नोटिस करता है कि वो साइज में श्रिंक हो गया है। उसे याद आता है कि माना जो खर्च हुआ था वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वापस आ गया। लिली पूछती है क्या ये ट्रेजर है। मेन कैरेक्टर स्माइल के साथ बोलता है हाँ और उसे पास बुलाता है। वो लड़की के हाथ को टच करता है और एक ब्रेसलेट उसके हाथ पर अपीयर हो जाता है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये प्रोटेक्टिव स्पेल है और ऐड करता है कि नॉर्मल लोग इसे देख भी नहीं पाएंगे। लिली के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। वो ब्रेसलेट को चमकते हुए देखती है और पूछती है क्या ये सच है, और ये भी कि दोनों के ब्रेसलेट सेम है। मेन कैरेक्टर शांत एक्सप्रेशन के साथ उसे चुप रहने को बोलता है और कहता है बस एक्सेप्ट कर लो। लिली खुशी से ब्रेसलेट देखती रहती है। मेन कैरेक्टर ऑक स्किन निकालता है और सोचता है कि लड़की अभी भी वीक है, लेकिन ब्रेसलेट की वजह से वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाएगा जो डेंजर में काम आएगा। फिर वो कैजुअली बोलता है चलो अब डिनर करते हैं। थोड़ी देर बाद, क्योंकि उन्हें वापस केव भी जाना था, रेड हेड गर्ल थोड़ी परप्लेक्स्ड हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मेन कैरेक्टर अपनी नजर उसकी तरफ शिफ्ट करता है और बोलता है कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। फिर वो उंगली से ऑक सेटलमेंट की तरफ पॉइंट करता है और लिली को बोलता है कि सब कुछ जलाकर राख कर दो। लिली सीधा पूछ लेती है फिर हम खाना खाने जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है अभी नहीं, लेकिन टेस्टी चीज मिलेगी। ये सुनते ही लिली अपने हाथों पर फ्लेम्स कॉन्सेंट्रेट करती है और हाँ में जवाब देती है। अगले ही मोमेंट पूरा ऑक सेटलमेंट आग में घिरा होता है। लिली दोनों हाथ आगे करके मेनेसिंग एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाती है कि उसे डिलिशियस फूड चाहिए। मेन कैरेक्टर थोड़ा वरिड होकर सोचता है कि अगर उसे ज्यादा टीज किया तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है कि इंट्रूडर आ गया है। 2 लोग मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्राउन हेयर वाला आदमी ऑर्डर देता है कि मेन कैरेक्टर को मार दो। मेन कैरेक्टर कामली हाथ आगे करता है और शील्ड स्किल यूज करता है, जिससे एक ब्लू गैरियर उसके और लिली के सामने बन जाता है। वो लिली को बताता है कि ये शील्ड ब्रेसलेट से बना है और जब वो फ्री हो जाएगी तो इससे किसी भी शेप में बना सकती है। लिली तुरंत शील्ड स्किल ट्राई करती है और उसके सामने ऑरेंज बैरियर बन जाता है। वो कैजुअली बोलती है कि बस शील्ड से ही उन्हें मार दो। फिर वो बैरियर को आगे धक्का देती है और दोनों सोल्जर्स को सीधा उड़ा देती है। मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है कि लिली सच में टैलेंटेड है। एक ब्लैक हेड सोल्जर घुटनों पर आकर मर्सी मांगता है और बोलता है कि वो सब कुछ बता देगा। मेन कैरेक्टर मलिशियस स्माइल के साथ बोलता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है और सीधा पूछता है कि सेफ कहाँ है। 1 घंटे बाद केव के पीछे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर बैरियर बनाकर दोनों को कवर कर लेता है। वो थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है कि ये जगह काफी अच्छी सीक्रेट स्पॉट थी, पैसों के साथ साथ काफी आइटम्स भी मिले। वो लिली को बोलता है कि अगर ब्लास्टिंग हो चुकी है तो शील्ड हटा सकती है। लिली पूछती है अगर वो भाग गए तो। मेन कैरेक्टर बोलता है भाग नहीं पाएंगे। लिली डोम बैरियर सोल्जर्स को घेर लेता है। मेन कैरेक्टर अंदाजा लगाता है कि लगभग 35 रेड वाइपर मेंबर्स और ड्रग मेकर्स बचे हुए हैं। वो सोचता है कि उन्हें ना तो सीधा मारेगा ना ही आसानी से छोड़ेगा, क्योंकि वो स्नेक बनाने में इन्वॉल्व थे। वो ब्लैक हेड सोल्जर को रेड बीन राइस केक बोलकर बुलाता है और फॉलो करने को कहता है। सोल्जर खुद को पॉइंट करके पूछता है कि मैं। एक और सोल्जर जिसके मुंह पर ब्रूज है पूछता है कि उसे रेड बीन राइस केक क्यों बोला। मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलता है क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही दिखता है, और लिली को बोलता है कि उसे टेंट तक ले जाए। बाकी सोल्जर्स को वो बताता है कि वो सिक्योरिटी पोस्ट जाकर सरेंडर करेंगे। कोई पूछता है क्या वो सच में छोड़ देगा, कोई बोलता है उन्हें कुछ पता ही नहीं था। मेन कैरेक्टर उन्हें चुप रहने को बोलता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो लीगल काम कर रहे थे। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है कि अगर उन्हें पता नहीं था तो पहले पिटाई करके समझा देता हूं।
डर के मारे एक सोल्जर बोलता है कि वो सरेंडर करेंगे। सिक्योरिटी पोस्ट पर गार्ड्स हैरान हो जाते हैं इतने लोग देखकर। जब उन्हें काइट फैक्ट्री के बारे में पता चलता है तो शॉक हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर बुशेस के पीछे से ये सब देखकर सोचता है कि शायद ये सोल्जर्स पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। बस उम्मीद है कि कोई उनकी बात सीरियसली ना ले। उसके दिमाग में एक मस्कुलर आदमी का इमेज आता है जिसके अराउंड ग्रीन एनर्जी घूम रही होती है और वो सोचता है कि ये टाइटन किम सूहो है जिससे इस लाइफ में कनेक्शन बनाना होगा। वो कंटेनर से जंप करके दूर होता है और सोचता है कि लिली ने आज अच्छा काम किया, उसे कुछ टेस्टी खिलाना चाहिए। मीनवाइल लिली और रेड बीन राइस केक टेंट पहुंचते हैं। लिली जमीन पर हाथ पैर मारकर चिल्लाती है कि उसे बहुत भूख लगी है। ब्लैक हेड सोल्जर कंफ्यूज्ड होकर बोलता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कह रही है। लिली फिर से चीखना शुरू कर देती है कि उसे भूख लगी है और मेन कैरेक्टर को याद दिलाती है कि उसने चिकन जैसा टेस्ट प्रॉमिस किया था। मेन कैरेक्टर साई करता है और बोलता है कि हाँ डिलीशियस है। लिली बैग उठाकर चिल्लाती है कि क्या ये फिर से स्लग्स हैं। मेन कैरेक्टर रेड बीन राइस केक की तरफ देखता है, वो मीट लेने को कहता है और ग्रिल करना शुरू कर देता है। मीट ग्रिल होता है और मेन कैरेक्टर इमेजिन करता है परफेक्टली कुक्ड पोर्क, रोस्टेड गार्लिक, सीजनल ग्रीन ऑलिव्स, सेसमी सीड्स और लेटस के साथ एक ही बाइट में खाए जाने वाला व्रैप। लिली खुशी से बोलती है कि ये इनक्रेडिबल और डिलिशियस है। मेन कैरेक्टर थोड़ा वरिड होकर बोलता है कि खाना मुंह से गिर रहा है, पहले चबा लो फिर बोलो। लिली बोलती है कि जितना ज्यादा च्यू करेगी उतना टेस्ट बेटर होगा। मेन कैरेक्टर सोचता है कि 4 दिन जल्दी निकल गए और अब सीरियसली काम शुरू करना होगा। वो बताता है कि गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट से मिले पैसों से उसने टेंट के पास लैंड खरीद ली है। ग्रे हेड आदमी बोलता है कि लैंड सस्ती है, लेकिन क्या वो 10,000 पौंग खरीदने को श्योर हैं? मेन कैरेक्टर बिना हिचकिचाए डॉक्यूमेंट साइन करता है और बोलता है कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता। वो हैमक पर लेटकर बोलता है कि टेंट में रहना बोर हो गया है। ब्लैक हेड गाय ये सुनकर सोचता है कि ये राइस और बीन पाए बंदा सच में अजीब है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद मेन कैरेक्टर ने डिसाइड किया कि ये बंदा फ्यूचर में काम आ सकता है, इसलिए उसने लॉग हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्लैक हेड सोल्जर एक मोटा सा लकड़ी का लॉग उठाकर आता है और प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि ये काम उसे दे दिया जाए। फिर वो हाथ सीने पर रखकर कसम जैसी टोन में बोलता है कि अगले 3 साल तक वो कंस्ट्रक्शन, कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ करेगा, सारा काम उसके जिम्मेदार होगा। वो ऐड करता है कि प्रोटैगनिस्ट ने उसे जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका दिया है, इसलिए अब वो ऑनेस्ट काम से ही जिएगा। मेन कैरेक्टर हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़ के शांत आवाज में बोलता है ठीक है, और फिर कैजुअली बोल देता है कि अगले 3 साल मेहनत करना। लिली ये सीन देखकर स्माइल करती है, अपनी पाम ऊपर उठाती है और ब्लैक हेड बंदे को एक्सीलेंट कुक बोलकर डिक्लेयर कर देती है। साथ ही बोलती है कि वो उसे अडोर करती है। ये सुनते ही सोल्जर रो पड़ता है, घुटनों पर बैठ जाता है और सर पकड़ लेता है, जैसे जिंदगी का पर्पस मिल गया हो। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि राइस केक भी काफी यूनिक स्पेसिमेन है। वो याद करता है कि उसने बंदे के ब्लड स्ट्रीम के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हिट किए थे, इसलिए वो भाग नहीं पाया। जब तक उसके पास मार्शल आर्ट्स का एक्सेस नहीं आता, वो इस कंडीशन को ठीक भी नहीं कर पाएगा। मेन कैरेक्टर एक नेल को लकड़ी में ठोकते हुए सोचता है कि प्लान सिंपल है, 3 साल तक लेबर करवाओ, थोड़ा पैसा दो और फिर छोड़ दो। फेयर डील, कम से कम उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। गिल्ड हेडक्वार्टर्स, व्हाइट हाउस। एक ब्लैक हेड लड़की प्रोटैगनिस्ट को विंक करती है और बोलती है कि वो 7th टीम की टेम्पररी असिस्टेंट बनेगी। रीजन सिंपल था, टीम नहीं है तो एक एक्सपीरियंस बंदा जरूरी है। वो पूछती है क्या वो अग्री करता है। मेन कैरेक्टर हाथ आगे बढ़ाकर पूछता है कि क्या वो सच में सिर्फ टेम्पररी रहेगी और बाद में किसी और को जगह दे देगी। लड़की कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है कि हाँ, वो बिजी रहती है। फिर वो एक मोटी सी फाइल उसके हाथ में थमा देती है और बोलती है कि ऑफिशियल असाइनमेंट कल से स्टार्ट होगा, आज बस इन डॉक्यूमेंट्स को याद कर लो। फाइल खोलती ही प्रोटैगनिस्ट का चेहरा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उन 3 दिन में उसे और रेस्ट कर लेना चाहिए था। डॉक्यूमेंट में लिखा होता है गेट डिस्ट्रक्शन टास्क, नाम लेबरिंथ ऑफ फॉलन स्पिरिट्स, लोकेशन सोल बी अंडरग्राउंड। मेन कैरेक्टर तुरंत पूछता है कि क्या ये गेट डिस्ट्रॉय करने का काम है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर क्लॉज है कि वो लॉन्ग टर्म टास्क नहीं लेगा। लड़की, जिसका नाम यूनिवी है, खुशी खुशी बताती है कि ये टास्क गवर्नमेंट से आया है और 4 गिल्ड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि क्लीन अप 2 दिन में हो जाएगा और लकीली 7th टीम के पास ही स्केड्यूल में स्पेस थी। मेन कैरेक्टर साय करता है और सोचता है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स पर भरोसा करना वैसे भी रिस्की होता है। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए गेट टाइप्स के बारे में सोचता है। टाइप ए गेट, स्लाइम निकलता है और गेट बंद हो जाता है, मॉन्स्टर्स इजीली किल हो जाते हैं। टाइप बी, ऑरेंज गेट, जो बंद ही नहीं होता, मॉन्स्टर्स बाहर आए या नहीं, किसी को अंदर जाकर कोड डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। इसी प्रोसेस को गेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। पेपर्स हाथ में पकड़कर प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो जगह पहले भी देखी हुई है। उसके दिमाग में चेन्स और स्पाइक्स का इमेज आता है। वो समझ जाता है कि ये वही कैटास्ट्रोफिक गेट है जिसके बारे में वो पहले इंस्ट्रक्टर होते हुए बार बार एग्जाम्पल देता था। आंखें बंद करके वो सोचता है कि अगर वो उस वक्त इस मिशन में गया होता तो पक्का मर जाता। यूनिवी बोलती है कि रिसेंटली उनका क्लैश एक और गिल्ड से हुआ था और पूछती है कि क्या वो टास्क किसी और को ट्रांसफर करना चाहेगा।
मेन कैरेक्टर साय करके बोलता है कि 7th टीम ही हैंडल करेगी। लड़की कामली बोलती है कि जो भी हो उसे काम रहना होगा और कंपोजर लूज नहीं करना। प्रोटैगनिस्ट हाँ में सर हिलाता है और थोड़ा सरकास्टिक टोन में पूछता है कि क्या उसे लगता है वो टैंट्रम थ्रो करेगा। सनलाइट ब्लू व्हाइट बिल्डिंग्स पर पड़ रही होती है जब लड़की आंखें बंद करके बोलती है हाँ तुम केपेबल हो। विंडो के बाहर देखते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस गेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टैंक चाहिए, लेकिन गू को हायर करने में डिले हो गया था टर्मिनेशन फी की वजह से, इसलिए उसे खुद ही पिक करना पड़ेगा। एक ब्लैक कार रोड पर रुकती है। फॉर्मल सूट में ब्लॉन्ड ड्राइवर झुककर बोलता है अपना ख्याल रखना। मेन कैरेक्टर सीरियस फेस के साथ बोलता है कि फ्यूचर में ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ड्राइविंग के लिए थैंक्स बोलता है। ड्राइवर सीधा खड़ा होता है और हाँ में रिप्लाई करता है। यूनिवी खुशी से बोलती है कि प्रोटैगनिस्ट ने अब प्रूव कर दिया है कि वो काफी कूल है। लिली एक बड़ी सी बिल्डिंग देखकर आंखें फैला लेती है। मेन कैरेक्टर यूनिवी को बोलता है कि अब काम पर फोकस करना है। वो मनी मन सोचता है कि उसे ऑनेस्ट और काइंड लोगों के साथ रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। उसे ज्यादा कंफर्ट एग्रेसिव और रूड लोगों के बीच मिलता है, जैसे ब्लैक हाउंड गिल्ड, जिनके साथ वो पिछली लाइफ में काम कर चुका था। तभी रेड जैकेट पहने एक ब्लैक हेड आदमी हाथ बढ़ाकर बोलता है मिलकर खुशी हुई, और अपना नाम बताता है किम ही, ब्लैक हाउंड गिल्ड से। वो ब्राउन हेड आदमी को घू और बगल में खड़े बंदे को टीम कैप्टन सुकॉन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। प्रोटैगनिस्ट हाथ मिलाता है और बोलता है कि उसे भी मिलकर खुशी हुई, फिर अपना नाम देन बताता है और ऐड करता है कि उसने किम ही के बारे में सुना है। नेगोशिएशन टेबल पर 6 लोग बैठे होते हैं। लिली चुपचाप स्वीट्स खा रही होती है। रेड जैकेट वाला आदमी आर्म्स क्रॉस करके पूछता है कि क्या वो प्रोटैगनिस्ट को गोहो को अपनी टीम में लेना चाहेगा, लेकिन साथ ही रिमाइंड करता है कि वो उनका वैल्यूएबल एम्प्लॉई है। मेन कैरेक्टर मन ही मन याद करता है कि गोहो गिल्ड मास्टर का यंगर कजिन है और हमेशा डर्टी वर्क वही करता था। उसे अंदाजा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ये लोग आउटरेजस कंडीशंस रख सकते हैं। यूनिवी फिस्ट क्लंच करके बोलती है कि वो उनकी पोजीशन समझती है, लेकिन 5 बिलियन टर्मिनेशन फी बहुत ज्यादा है। रेड जैकेट वाला कामली रिप्लाई करता है कि 5 बिलियन तो है ही नहीं, और यहीं से नेगोशिएशन का असली माइंड गेम शुरू होने वाला था।